क्यों आजादी दे जाए? अगर कोई लड़की क्राइम करे या कोई महिला, जैसे अभी रिसेंट का केस आपने देखा, नीला ड्रम हो या फिर जो हनीमून का केस हो मेघालय में, सोनम और राजा का केस हुआ, अगर कोई महिला अपराधी निकल गई तो एक तराजू में सारी महिलाओं को नहीं तोलना चाहिए। ये बिल्कुल, माहौल अभी उस अनुकूल नहीं है, तो इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक बेसिक कंट्रोल रहे। कर्म तो लड़कों का भी होता है, को गलत करना है ना, आप उसको बंद कमरे में भी रखोगे ना तो वो गलत उसके साथ हो जाएगा या वो गलत कर लेगी या लेगा, ठीक है। अगर आप एक लड़की को मर्यादा सिखा रहे हो तो ये कहाँ लिखा है कि आप लड़की को मर्यादा नहीं सिखाओगे? तो ये जेंडर इक्वलिटी की बात आखिर आई कहाँ से? पहले तो इस पे बात होनी कि ये इसकी जरूरत पड़ी क्यों? जब शादी विवाह का समय आता है तो लोग बहू कैसी करती, सुंदर कोमल गोरी, क्यों लड़कियां हट्टी कट्टी नहीं हो सकती? तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो तो इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा हो। घर के काम है तो महिलाओं के ही जिम्मे क्यों है? कभी कोई महिला, वही तो पहले शोषण सिर्फ घर में हो जाता, बट अब दोहरा शोषण हो रहा है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है लोगों में, इस बारे में आपके क्या विचार है? ये सब कुछ नहीं होता है। कोई भी शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तभी टिकता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट हो। दिए पीट दिए, ससुराल में हत्या हो गया, अब तो महिलाएं भी करने लगी बहुत सारे। इक्वलिटी की बात हो रही थी तो भाई थोड़े जेंडर नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ। जब किसी घर में बहू मर जाती है ना, तो बहू मर गई तो ऐसे, हाँ मर गई, खाना बना रही थी मर गई। औरतों के साथ अगर आप नहीं जीत सकते हो ना किसी तरीके से, तो सबसे आसान तरीका है चरित्र पे आप वार कर दो। केरल में एक बहुत ब्रूटल गैंगरेप एक लड़की का हुआ था और उसके अपराधी 2-3 साल के बाद निकले, मैंने पोस्ट भी किया था। और सबको मतलब सब जब निकले ना, काफिला निकाला और वो कार में ऊपर खड़े होके सेलिब्रेट करे और पूरा जा रहे हैं। बताइए, ये समाज है? रेपिस्टों के लिए सिर्फ सजा होनी चाहिए, फांसी। और सीधे बोलती है, मतलब तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मैं किसी की खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। मैं किसी की कभी चाटुकारिता नहीं कर सकती, चापलूसी में से होगी नहीं। और मैं ना किसी एनजीओ की, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कभी कांस्टेंट सपोर्टर नहीं रहूंगी। मुझे हंसी आती है जब मैंने किसी से 1 रुपए का डिमांड कभी नहीं किया। कभी मेरे सोशल मीडिया पे आप उठा, बहुत सारे क्रिएटर के हम दुश्मन बने हुए, पता है आपको? हाँ, नहीं पसंद है मत पसंद करो, हमको कौन सा तुमसे फंड चाहिए? हम बोले ना आपको अनुराग जी, कभी आज तक किसी से 1 अठन्नी नहीं मांगे। कोई बंदा आके बोले कि मेरे लिए विक्टिम के पास जा रही है तो पैसा मांगी थी कि थोड़ा पैसा दे दीजिए, कोई बोल दे। ठीक है, हम नाम है, वो बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, एक सेंसेशन है वो। हमेशा ये पहली बार हुआ था ना कि उसने योगी जी के बारे में कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, और कानपुर देहात पुलिस ने ना लिखा, मतलब एफआईआर उसके लिए था, लेकिन मेरी आईडी टैग थी ट्विटर पे। अब बोल रहे हैं पुलिस का ये क्या चल रहा है, टैग किए जा रहे लोग मेरी आईडी। तो उस समय डर के फिर बोले अरे ये तो उसके लिए है। मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने बिहार में एक टैग चलाया था, ब्रांड बिहार, ब्रांड बिहार, ब्रांड बिहार, और सबने पूरा एकदम टी शर्ट पहना, होर्डिंग थामे, बहुत कुछ किया। लेकिन असली जो ब्रांड बिहार मेरी नजर में मुझे लगता है वो आप बहुत। वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई है, पुरुषों की अपनी लड़ाई, औरतों की अपनी लड़ाई। लेकिन औरतों की लड़ाई को अगर जेन्युइनली समझने की कोशिश करेंगे तो उनके पास दुगनी लड़ाई है, घर के अंदर और घर के बाहर। ऐसी ही लड़ाई को लड़ते हुए एक महिला जो आज अपना एक बहुत ही बेहतरीन नाम बना रही है, सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में, ये वो महिला है जो हर मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज के हित में जो हो उसे उठाने की कोशिश करती है और उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करती है। इनका नाम मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं बता दूं, ये महिलाओं के हित में, पुरुषों के हित में, किसी के भी हित में हो, ये काम करने से पीछे नहीं हटते। रेप विक्टिम्स की बात हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, अगर कोई मुद्दा ऐसा हो जो समाज के हित में हो, ये कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे सेंसेशन की बात कर रहा हूं जो बिहार के नाम को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौर जी की। हाँ, नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आज मिलाता हूं मैं उन्हें अपने पॉडकास्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग दांगी
और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चहेते पॉडकास्ट द अनुराग दांगी शो में। और आज हमारे साथ हमारी मेहमान है नेहा सिंह राठौर जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जितने भी ऑडियंस है सबको मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी बातों को सुनने के लिए अपने पॉडकास्ट पे बुलाए। क्या बात है। सीरियसली आपको आपके पॉडकास्ट में सुनता हूँ, द कैजुअल टॉक में आप लोगों से सवाल करते रहते हैं। मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार आपको बुलाया जाए और आपसे कुछ सवाल किए जाए। आपने बड़े तीखे तीखे सवाल किए, कई तो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुए। मैं वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जेन्युइन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे कर लेती हैं इतना कुछ? बस एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है और मन में एक दृढ़ संकल्प कि इसके लिए सतत प्रयास करना है, फिर आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। वेरी नाइस। आप बिहार से हैं जी, और जिस तरीके के काम आप कर रहे हैं वो नॉर्मली बिहार में अभी फिलहाल तो महिलाओं के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप इस सच को मानिएगा। हाँ ठीक है, बिहार की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, देश विदेशों में नाम रोशन कर रही है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी बिहार में जो मानसिकता है, जो मेंटल स्टेट है लोगों का, वो महिलाओं को उस तरीके से आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं हक नहीं दे पा रहा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जेंडर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, भारत आज बहुत आगे बढ़ गया टेक्नोलॉजी में, मॉडर्नाइजेशन में, हर चीज का मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। बट इसमें हम क्यों पीछे हैं? जेंडर इक्वलिटी में आदि काल से आया है। सनातन धर्म जब द्वापर त्रेता युग था तब भगवान जो थे वो अपनी पत्नी को आगे रखते थे। विष्णु जी हो तो लक्ष्मी को, कृष्ण के पहले राधा आई। लेकिन फिर बीच में जो इरा आया, जब अंग्रेजों का शासन काल आया, मुगलों का आया, और उन लोगों से बचाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए लोग घरों में बंद रखने लगे, उनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगाई गई। राइट। लेकिन उसके बाद जब हमें आजादी मिली तो उस चीज को एक परंपरा क्यों बना दिया गया? क्यों? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अपने मर्जी का काम करने का अधिकार नहीं? हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर महिलाएं पुरुषों के बराबरी काम करेंगी, इससे एक घर भी सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पूरा भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। लेकिन कुछ कुंठित लोग जो मन में ना कुंठा से भरे हुए हैं, साथ से भरे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं, निरक्षर करते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी ये होता है, अच्छे अच्छे घरों में होता है कि महिलाओं को उन लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने वाली बाई, पैरों की जूती बनाकर रखते हैं, रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये हमारी बराबरी का काम करेगी, पैसे कमाएगी या हमसे ज्यादा नाम होगा, तो फिर हमारे अंदर में नहीं रखेगी। भाई तुमको अंडर में क्यों रखना है? महिलाएं अगर कुछ गलत कर रही हैं तब आप उन पे लगाम लगाओ। बट जो महिलाएं जेन्युइनली वर्क कर रही हैं, जिनके पास जो इंटेलेक्चुअल है, जिनके पास सोच है, जो समाज को बदल सकती है, जो भारत को बदल सकती है, जो एक पूरे परिवार को बदल सकती है, पूरा एक अच्छा स्वस्थ माहौल क्रिएट कर सकती है, उनपे किस प्रकार की बंदिशें लगा के आप अपने कुंठित मानसिकता को दिखाना चाहते हो? और ये गलत है। मैं उसी बैरियर को तोड़ने का कोशिश कर रही हूँ और ये हर महिला को तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसको मैं सच मानूंगा। लेकिन अगर जेन्युइनली इसमें थोड़ा डीप डाइव करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो पुरुषों ने या फिर इस समाज ने, जिसको कह सकता हूं, मैं पुरुष नहीं कहूंगा, मैं इस समाज को कहूंगा कि इन समाज ने महिलाओं को ऐसा नहीं कि आजादी नहीं दी। कई बार कोशिश करी गई और महिलाओं को जैसे वो जीना चाहती है उनको खुल के जीने का हक दिया गया, लेकिन परिणाम थोड़े भयावह देखने को मिले। कई सारे ऐसे केसेस आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंट के कई सारे ऐसे केसेस आप उठा करके देख लो, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आप महिलाओं को आजादी दी गई तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले भी थे, बट महिलाओं को आजादी दी गई तो ये थोड़े से ज्यादा बढ़ गए। आप बाहर में क्या कहते हैं, ड्रंक होकर के आप देखते होंगे, पुरुष पड़े रहते थे जहां तहां जैसे बुरी स्थितियों में, लेकिन महिलाओं को आजादी दी गई तो महिलाएं ये भी करने लग गई। तो कई बार थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है ये थॉट कि क्यों आजादी दे जाए। थोड़ी सी एक लिमिटेशंस में और थोड़ा सा केयर के साथ अगर चीजों को लेकर के आगे बढ़ा जाए तो शायद ठीक होगा। मतलब ये बस मैं ऐसे ही मन के विचार बोल रहा हूँ, आपके क्या विचार हैं इस पे? मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती थी उसी समय जब आपने क्वेश्चन शुरू किया कि महिलाओं को क्यों आजादी दी जाए। जब महिलाओं को आजादी दी गई तो महिला ने ये किया वो किया।
ये कहाँ लिखा है कि पुरुष दारू पीकर पड़े रहे तो सही है? नहीं नहीं, वो सही नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा ये हूं। तो मैं तो बोल रहा हूँ वो गलत है, गलत है। दैट इज रॉन्ग। तो तो फिर ये सेम काम बात महिलाएं नहीं, क्यों कर रही हैं? नहीं, मतलब महिलाएं थोड़ा सा, मेरा ये हाँ, कहने का मतलब है हाँ, कि इसमें कोई बाउंडेशन होना ही नहीं चाहिए, महिला पुरुष नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। और रही दारू पीना या गलत संगति या गलत काम करना, तो इसको जेंडर से बाइज नहीं करना चाहिए कि ठीक है किसी एक पार्टिकुलर का कि पुरुष है तो पुरुष को ही नहीं अधिकार नहीं, हो, इस वजह से, महिला है तो इस महिला वजह को ही से अधिकार परिवार हो। के लोग हैं, ये पुरुष आजादी की बात नहीं कर रहे, परिवार आजादी की बात नहीं कर रहा, समाज में नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे एक बाप है तो उसके मन में ये डर तो आता है ना कि मैं चलो बेटी को पूर्णतः आजाद कर देता हूं, लेकिन हमारी बेटी उस तरीके के कारनामों को अंजाम देना तो शुरू कर देगी, हाँ, तो हाँ, इस फियर को कैसे खत्म करें? मैं आजाद तो करना चाहते हैं मैं लोग। वही बताना हाँ, चाह रही हूँ, कई सालों से मैं इस पे काम कर रही हूँ, राइट, मैं यही हाँ, बात लोगों को बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से शायद मैं बता पाऊंगी। बिल्कुल, प्लीज। अगर कोई लड़की क्राइम करे या कोई महिला, जैसे अभी रिसेंट का केस आपने देखा, नीला ड्रम हो या फिर जो हनीमून का केस हो हाँ, मेघालय में, सोनम और राजा का केस हुआ, तो अगर कोई महिला अपराधी निकल गई तो एक तराजू में सारी महिलाओं को नहीं तौलना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से सदियों से मैंने बताया कि जब अंग्रेज भारत में आए तो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम बना दिए गए, बंदी से लगा दी गई, घर से नहीं निकलो, शाम होगा तो बाहर नहीं जाना है, ताकि कोई पकड़ के किडनैप करके उनके साथ कुछ दुष्कर्म ना कर दे। तो ये उसको फिर परंपरा बना दिया गया। तो नहीं, ये जो आप बोले कि ये बंदिशें लगाई गई कि बाहर कहीं उनके साथ कुछ गलत हादसा ना हो जाए, तो ये माँ बाप भी थोड़े फियर में रहते हैं। वो आजाद तो करना चाहते हैं कि जाओ बेटी 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कहीं से भी घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल अभी उस अनुकूल नहीं है, तो इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक बेसिक कंट्रोल रहे। दुष्कर्म तो लड़कों का भी होता है, दुष्कर्म तो गाय बकरी का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। तो बंदी से, जिसको गलत करना है ना, आप उसको बंद कमरे में भी रखोगे ना तो वो गलत उसके साथ हो जाएगा, वो गलत कर लेगी या लेगा, ठीक है। बंदी से तो पहले इंसान के ऊपर होना नहीं चाहिए, आप उसको इतना संस्कार दो, उसके साथ खुल के रखो। ये जो ईरा चल रहा है ना, तो अभी जो भी पेरेंट्स है, मैं पेरेंट्स को स्पेशली बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं छोटे बच्चों के लिए भी काम करती हूँ कि उनके साथ यौन शोषण ना हो, यौन हिंसा ना हो, और उससे वो बचे कैसे अगर किसी बच्चे के साथ हुआ है तो मैं सारे पेरेंट्स को कहूंगी कि जो अभी का ईरा चल रहा है, जो इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया हर चीज में, कि बच्चा पैदा हो रहा है 6 महीने का हुआ नहीं कि उसको हम फोन पकड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा नखरा किया नहीं कि उसको फोन पकड़ा दे रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे फोन नहीं देगा तो हम लोग दे देते हैं। तो आज के युग में काल्पनिक कहानियां सुनाने से अच्छा है, पड़ी और इधर उधर की कहानी सुनाने से अच्छा है कि उसे जो भी समाज में चल रहा है वो बताए, कुरीतियों के बारे में बताए, उससे लड़ने के बारे में बताए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर आप एक लड़की को मर्यादा सिखा रहे हो तो ये कहाँ लिखा है कि आप लड़की को मर्यादा नहीं सिखाओगे? ये कहाँ लिखा है कि बेवजह लड़के जो हैं वो 12 बजे घूमेंगे और लड़कियां नहीं घूमेंगी? अगर लड़की को भी बेवजह अगर काम नहीं है तो घर से बाहर क्यों रहना है? वैसे ही लड़कों के लिए भी ये नियम होना चाहिए कि जब आपको काम नहीं है, आपकी संगति गलत है, तो आपको क्यों 12 बजे जाना है? ये नियम दोनों के लिए होना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी भी हिंसा का या किसी प्रकार की गलत चीजों का समर्थन नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरह से लड़कियों को बचपन से सारे संस्कार, मान मर्यादा, रोक टोक सिखाया जाता है, तो अगर पुरुषों को सिखाना चाहिए, लड़कों को भी सिखाया जाए तो ये जो दुष्कर्म और यौन शोषण की तरह की आप घटनाएं जो सुनते हैं ना, उस पर रोकथाम लगाएगा। हम अपने लड़कों को नहीं रोकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर प्रॉपरली फैमिली में एक एजुकेशन दिया जाएगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, गलत सही का अगर उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा तो आजादी अपने आप आ जाएंगी, अपने आप आएगी। हर लोग किसी को आजाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों को भी अपना सही गलत पता होगा, लड़कों को भी अपना सही गलत पता होगा। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा रोल पेरेंटिंग का हो जाता है, जो मुझे समझ में आता है। दैट्स नाइस। मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए अपने बच्चों को बचपन से, जब उन्हें किताबी ज्ञान दे रहे होते तो उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए कि जिंदगी जीना कैसे है, लोगों को ट्रीट कैसे करना है। अगर कोई आपका लड़का दोस्त है या लड़की दोस्त है तो आपके क्या लिमिटेशंस हैं या क्या फ्रीडम है, इन सारी चीजों की प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिर हमें लगता है कि जैसे मैं हमेशा ये भी कहती हूँ पेरेंट्स से कि घर अगर सबका है, ठीक है, क्योंकि जो ये जेंडर इक्वलिटी की बात आखिर आई कहाँ से? पहले तो इस पे बात होनी थी कि ये इसकी जरूरत पड़ी क्यों? जब घर सबका है
जब घर में सारे सदस्य हैं तो घर के काम में सिर्फ लड़कियों की भागीदारी क्यों? साफ सफाई हो, घर की क्लीनिंग हो या कुकिंग हो, आप लड़कों को भी बचपन से सिखाई नहीं। ये तो बेसिक नीड है ना, ये तो बेसिक नीड है। आखिर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज उत्पन्न कहाँ से, उसके जड़ में जाइए। किसी भी समस्या का समाधान करना है तो पहले उसका रूट कॉज पता कीजिए कि ये समस्या आई कहाँ से, तो जेंडर इक्विलिटी आई कहाँ से, क्यों जरूरत पड़ी। जैसे घर है, घर से ही शुरू होता है हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। घर में लड़कियों को हम छोटी रहती है सिखाते, जाओ छत पे से कपड़े ले आओ, मोड़ दो, सही जगह पे रख दे, और लड़के आए यूनिफॉर्म खोले, स्कूल का फेंक दिया, उसको भी हम अपनी बेटी को कह रहे हैं तुम उठा के रख देना जरा भैया का। क्यों? आप अपने बेटे को क्यों नहीं सिखा सकते? हम अपने बेटे को क्यों नहीं सिखा सकते? कि जब घर सबका है तो काम सबका है ना। हम तो बचपन से ही बांट दे रहे हैं कि लड़की का ये काम, लड़का का ये काम। घर के काम है वो लड़की को, और बल्ब लगाना है, आटा लाना है तो लड़का को। आप एक दिन लड़की को भी बोलिए ना कि जाओ थोड़ा सा गेहूं पिसवा के ले आओ, लेकिन नहीं बोलते हैं। बल्ब लगाना है होल्डर में तो किसको बुलाते हैं? बेटा को। बिजली में कहीं तार जोड़ना है छोटा सा, किसको लोग बुलाते हैं? लड़का को। तो क्यों? ये चीज गलत है ना। जितने आसान काम है, मतलब घर में रहने वाले, आप बचपन से ही आप एक ठप्पा थोप दी होगी ये लड़कियां करेंगी। क्या लड़कियां इंजीनियर नहीं होती? क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं है? आप पहाड़ी इलाकों पे चले जाओ, पहाड़ पे लड़कियां पत्थर तोड़ रही है, महिलाएं घूंघट लेके, तो क्या वो मेहनत का काम नहीं है? तो मतलब एक क्राइटेरिया बांधिए, अगर लड़की है तो नर्स होगी, टीचर होगी, ऑफिस में बैठेगी। लड़की है तो वो रोड पे काम नहीं कर सकती है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है। ऐसा होता है कहीं? नहीं, ये जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये पुराने समय से जो चीजें चलते आ रही हैं उसको बेसिकली कंटिन्यू किया। मैंने वही तो कहा। लेकिन आप कुछ जगहों पे जैसे जाओगे, आप वेस्ट बंगाल चले जाओगे, आप झारखंड चले जाओगे, छत्तीसगढ़ चले जाओगे, उड़ीसा चले जाओगे, इन जगहों पे आप देखोगे तो महिलाएं बढ़ चढ़ के बाहरी काम कर रही है। वो जैसे पुरुष बाहर के काम करते हो वैसे महिलाएं भी बाहर के काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआती दौर से ही जो आपने माहौल देखा है, जो आपने कंडीशनिंग, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप लाइफ जीना शुरू कर देते हो। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बचपन से ही आप ये जो लड़कों को एक पैरामीटर पे तौलते हो, लड़कियों को दूसरे पैरामीटर पे, कि भाई छोटे सॉफ्ट वर्क हैं तो लड़कियां करेंगी, थोड़े हार्ड काम है तो लड़के करेंगे। आप दोनों को इक्वली पार्टिसिपेशन दो और फिर देखो कि कौन बेटर कर रहा है। नहीं, आप देखिए अनुराग जी, जब शादी विवाह का समय आता है तो लोग बहू कैसी खोजते हैं? सुंदर, कोमल, गोरी। क्यों? लड़कियां हट्टी कट्टी नहीं हो सकती? लड़कियां प्लेयर नहीं होती? लड़कियां स्पोर्ट पर्सन नहीं होती? क्यों नहीं हट्टी कट्टी हो सकती है? तो आप देखो ना कि काम से, कद काठी से, रंग रूप से आपने एक सेट कर दिया पैरामीटर कि लड़कियां हैं तो सुंदर हो, गोरी हो, कोमल हो, घर का काम करे, नर्स बन जाए, टीचर बन जाए, बस। इसके अलावा आप अगर काम भी करते हो ना तो अरे बड़ा बदतमीज है, सुनते ही नहीं है, कौन सा काम चुन ली मीडिया का। ये मीडिया क्या होता है? लड़की कैसे मीडिया का काम कर लेगी? आप बताओ। तो क्या ऐसे में जेंडर इक्विलिटी की जरूरत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? कोई मुझे कह दे कि हाँ ये सही है, कहाँ से सही है? आप मुझे ये बताइए, जैसे आप मीडिया का काम करती हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप रेप विक्टिम्स के घर तक पहुंच जाती है उनको हेल्प करने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ रेप होता है। मैं तो इधर रिसेंट के सारे केसेस आपका देख रहा हूँ। आप हॉस्पिटल्स भी जा रही हैं, उनके परिवार को आप बियॉन्ड योर लिमिट आप जाकर के हेल्प भी कर रही हैं। लाइक आप एक बच्ची के साथ कुछ हादसा हुआ तो उस गर्मी में परेशान रह रही थी तो उसे एसी भी आपने, उस कूलर भी आपने उसके घर पे लगवाया। ये सारी चीजें आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो तो इस प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका घर का काम थोड़ा बहुत तो हैम्पर होता ही होगा। आप बाहरी काम कर रही हो तो आपके ऊपर बहुत अधिक मतलब उंगलियां उठाई जाती होंगी, लोग कहते होंगे ये सब बंद करो, ये छोड़ो। तो कैसे हैंडल करते हो ये सारी? वही तो मैंने आपको कहा कि क्यों घर के काम है तो महिलाओं के ही जिम्मे क्यों है? कभी कोई महिला, वही तो पहले शोषण सिर्फ घर में हो जाता, बट अब दोहरा शोषण हो रहा है। जो लड़कियां वर्किंग भी हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, तो उनको ऑफिस जाना है फिर भी खाना बनाना है। लोग ऐसे बैठे हैं, हाथ पैर रहते वैसे बैठे रहते, वेट करते हैं अब लड़की आएगी, अब बहू आएगी, अब बेटी आएगी तो हमको खाना बना के दिलाए। क्यों? हाथ नहीं है, आप हेल्प कर दोगे तो क्या होगा? कहीं बहू है तो लिखा हुआ है कि वही करेगी। आप अगर घर में बैठे हो तो क्या आप नहीं खाना बना सकते हो? आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी मेंटालिटी चेंज हो रही है? आजकल की जो जनरेशन, जो शादियां हो रही है, तो आप देखेंगे कि लड़के भी कहीं ना कहीं लड़कियों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब घर में खाना वगैरह। देखिए अभी से 10 साल के बाद चीजें बिल्कुल बदल जाएगी। जो हम लोग
का जो इरा आएगा, जब हम लोग अपने बच्चों की शादियां करेंगे, तो हम लोगों ने जो झेला है या जो हम लोग चीजों को समझते हैं डेप्थ से कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग के समय में चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो चल रहा है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी से 10 साल के बाद शायद जेंडर इक्वलिटी की भी मांग नहीं रह जाएगी। लोग इतने समझदार अभी से ही होने लगे हैं, वो मुझे दिख रहा है कि लोग अभी, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो है वो हेल्प कराते हैं, तो लेकिन अभी के पहले वाले जो हम लोग झेल रहे हैं, हम लोगों के बाद जिनकी अभी शादी हो रही है, मतलब मैं अभी से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं कर रही हूँ। अभी जिनकी शादियां हो रही है वो ठीक है, एक आध केसेज है गड़बड़, बट एक ठीक है, पहले से ठीक है। बट अभी से लेके 10 साल के पहले के जो जनरेशन है, उन्होंने कितना सफर किया, इवन मैंने कितना सफर किया, अभी भी सफर करती हूँ। भाई मेरे भरोसे क्यों बैठे हो? अगर मुझे लेट हो या आने में थोड़ा बहुत, तो कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि अब ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज को उतना अधिक प्रेफर नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि अब लव मैरिज को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, वो लव मैरिज ही चुनना चाहती है। और लव मैरिज में इन्हें ये लगता है कि आजादी ज्यादा है, लड़के लड़कियां दोनों मिल करके इक्वालिटी के साथ रहेंगी, इक्वालिटी के साथ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजें होंगी। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर के जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है लोगों में, इस बारे में आपके क्या विचार है? ये सब कुछ नहीं होता है। कोई भी शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, तभी टिकता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट हो, प्यार से ज्यादा बॉन्ड इतना मजबूत हो कि एक दूसरे को समझे। लव मैरिज भी करके लोग प्यार के भरोसे कितने दिन रहेंगे, जब रिस्पेक्ट नहीं है पार्टनर के लिए, इंसल्ट कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, उसका एम नहीं समझ रहे कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है या किस अवसाद से गुजर रहा है, उसको क्या मेंटल प्रेशर है। तो वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो शादी नहीं टिकेगी। और आजकल शादियों के टूटने का भी यही रीजन है। चाहे शादी अरेंज हो चाहे लव हो, जहाँ पे रिस्पेक्ट हम एक दूसरे का करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो वो शादी कोई सी भी वो टिकेगी। पहले जब अरेंज मैरिज होता था, हमारे मम्मी पापा के समय में सारे लोग का अरेंज था, बहुत रेयरली मैंने सुना हो कि तलाक हुआ है। बट आप अभी कर देखो, नहीं तो पहले और अब में थोड़ा सा अंतर भी तो देखिए। पहले के दौर में, अभी आप ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, पहले रेयरली तलाक हुआ करते थे। इट मींस पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी, और महिलाएं जो थी वो इतना खुल के बोल नहीं पाती थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझती थी। तो ये घर में एक खुशी का माहौल था, घर मतलब थोड़ा अच्छा लगता था। ये आप भी अग्री करेंगे? आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं? घर के सिर्फ काम काज? नहीं, सिर्फ काम काज की नहीं, मतलब आप अब खुद ही बोल रही हैं, अभी एक बात बोल रही हैं कि पहले के जमाने में तलाक रेयर हुआ करते थे। इट मींस कुछ तो अच्छी चीज रही होंगी उस वक्त, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। मैं तलाक का आप मेन मुद्दा क्या समझते हैं कि तलाक क्यों होता है? तलाक मतलब दोनों के मन नहीं बन रहे, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा, किसी मुद्दे पे दोनों सहमत नहीं हो पा रहे होंगे, या फिर कुछ और भी हो सकता है। बट मुझे यही समझ मैंने नहीं कभी सुना है कि कोई महिला घर के काम नहीं कर रही है तो उसको तलाक हो रहा है। और ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जीवन में जो घर के काम नहीं करती हो। अब इक्का दुक्का केस करती हैं, इक्का दुक्का केस, हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं से बेटर कोई नहीं निभा सकता। तलाक भी होता है ना, या महिला के साथ कोई हिंसा भी होता है ना, उस मरणासन स्थिति में भी वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है। अग्री, क्योंकि ये माइंड की कंडीशनिंग है पहले से ही। हाँ, तो बस, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे पहले के जमाने में तलाक कम हुआ करते थे, रेयर नहीं सुनने को मिलता था, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे रीजंस रहे होंगे? रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो यही। आपको लगता है कि रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती होंगी पहले के जमाने में? बिल्कुल, मैंने देखा, अपने पेरेंट्स को देखा है मैंने। हमें कई बार तो ये भी लगता है कि कहीं उस वक्त कंट्रोलिंग बिहेवियर पुरुषों का रहता था, और लड़कियों को ये बोल के विदा किया गया कि भाई शादी के बाद पति का घर ही तुम्हारा घर है। पिता के घर से गोली निकलती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। नहीं, ये माइंड की कंडीशनिंग कर दी जाती है। एक टर्म्स आप बहुत गलत बोल रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर, व्हाई कंट्रोल? क्यों कंट्रोल करना है लड़कियों को? नहीं, करना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता? मैं वही बता रहा हूँ कि पहले के जमाने में ये समाज ही ना मानसिकता बनाई होगी कि भाई पिता के घर से तुम्हारी डोली निकलेगी और पति के घर से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। अब पति के घर में तुम पे जो भी हो,
तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस हो, तुम्हारे ऊपर कितनी भी यातनाएं दी जाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तलाक के बारे में तो सोचना तो छोड़ ही दो, तलाक जैसा टर्म होता ही नहीं होगा। तो हमें तो लगता है ये भी एक रीजन हो नहीं सकता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जितना पहले के जमाने में मम्मी पापा का जो इरा था, जितने रिचुअल्स होते थे उसको फॉलो किया जाता है, शायद आज नहीं होते। पहले शादी के बाद रसगद्दी होता था, उसको हाँ। पता नहीं दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, गौना वगैरह गौना कुछ वाना हाँ, बोलते हैं। हाँ। तो लड़कियां जा जा के 6-6 महीना, साल भर जब जब प्रेग्नेंट होती थी, फिर उसके बच्चे हुए, फिर बच्चे 5 साल के तब तक मायके में रहती थी। लेकिन अब आप शादी के साथ ही गौना साथ ही करा आप देते हो, सब कुछ, मतलब निश्चिंत। अभी हम निश्चिंत हो रहे हैं लड़कियों से, पहले कहाँ होते थे। पहले तो पीहर में लड़कियां जाके बच्चे पालती थी, बच्चे को पढ़ाती भी थी, सेटल हो जाते, जब बच्चे उनके मतलब संभल जाते थे तब वो ससुराल आती थी। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था तो कि जब आपके शादी अनुसार कर दी हो पहले तो का माहौल और अभी का माहौल दोनों में बेहतर क्या लगता है आपको? पहले का माहौल ठीक था। मतलब अगर हम शादी की बात करें तो पहले का माहौल ठीक था, और पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। अगर कोई बीमार है तो तीसरा काम कर लेता है, किसी पे थोपा नहीं जाता था। बट अब तो लोग थोप देते हैं कि तुम्हें करना है मतलब तुम्हें ही करना है, चाहे हम बैठे रहे, बट करना तुम्हें ही है, और नहीं करने पे फिर विवाद होगा। ओके, जब बात तालाक की हो रही है हाँ। तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा। आज के दौर में आप देखते होंगे कि कई महिला पुरुष शादी के बंधन में बंध तो गए हैं, बट वो उस शादी से खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटल प्रेशर या सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से वो तालाक जैसे मतलब प्रक्रिया से गुजरना भी नहीं चाहते। तो जेन्युइन सजेशन क्या होगा आपका उन लोगों के लिए? देखिए, मैं तो बोलूंगी कि अभी जितने भी केसेस रिसेंटली आप हाँ, देख रहे हैं कि क्योंकि एक दूसरे कई की बार आप हत्या देखते हो कर कि रहे हैं। हाँ, हाँ। किसी की हत्या कर दे रहा है, किसी के साथ मतलब कुछ भी, मतलब हाँ, हो ऐसा। सकता है, कोई और गारंटी पहले तो था कि पुरुष ही महिलाओं के साथ मतलब ऐसा करते थे कि मार दिए, पीट दिए, ससुराल में हत्या हो गया। अब तो महिलाएं भी करने लगी, बहुत सारे जेंडर केस। इक्वलिटी की बात हाँ। हो रही थी तो भाई नहीं थोड़े नहीं, जेंडर की नहीं, मैंने तो? क्या कहा कि मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ, हाँ। और इसको महिला पुरुष के चलन से ये कहीं ऊपर है। इस प्रकार की हिंसा महिला और पुरुष के चलन से कहीं ऊपर है। इसको महिला पुरुष में ना बांटा जाए। जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ भी हो। कुछ भी हो। भाई, अगर आपको शादी नहीं बन रही, संबंध नहीं अच्छे हैं, पति नहीं जच रहा या पत्नी नहीं जच रही, हत्या मत करो यार, तलाक ले लो। कम से कम जेल में चक्की पीसने से अच्छा है तलाक लेके अलग जिंदगी जी लो। किसी को मारने पीटने से अच्छा है कि तलाक ले लो, बट ये काम मत करो। तलाक कई गुना बेहतर है ऐसे दम घुटो जिंदगी से कि हम रोज घुट रहे हैं, रोज घुट रहे हैं। नहीं। और हमें लगता है इसीलिए टर्मिनोलॉजीज भी आए भी होंगे, क्योंकि पहले भाई लोगों ने देखा होगा कि भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर बट मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग मतलब नहीं बन रहा पार्टनर से ना, तो उसको मारो मत। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बड़ा पेन होता है, मेंटली टॉर्चर मत करो। आपको नहीं जम रहा, आप अलग हो जाओ, रिश्तों से निकल जाओ, बाकी ऐसे भी निकल जाओ, किसी को टॉर्चर मत करो। वो करने के बाद में कौन सी आपकी जिंदगी अच्छी हो जा रही है, और कौन सा आप एक हैप्पी लाइफ जी लो, वही तो उसके मैंने बाद कहा तो कि आप आपके तो साथ चक्की पीसोगे, किसी की हत्या करो तो जेल में जाओगे। एक मरने वाला तो मर गया, आप चक्की पीसते रहो, उससे अच्छा है तलाक ले लो। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप निकलो उन हाँ। रिश्तों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हो कि लोग थोड़े पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग थोड़े समझदार हो रहे हैं और लोग स्टेप्स ले रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी शादी के फंक्शंस आपके बिहार के पटना में हुई थी, खान सर के बारे में जानते हो। उन्होंने रिसेप्शन दिया था, बहुत ही शानदार भव्य, देश दुनिया सब जगह से लोग वहां पहुंचे थे। एक चर्चा बड़ी खुली वहां पे कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, जेंडर इक्वलिटी को बहुत अच्छे से समझने के बावजूद भी, खान सर ने अपनी पत्नी से ये गुजारिश नहीं की कि थोड़ा घूंघट उठा के रखे। वो घूंघट में थी। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? खान सर ने तो भले अपनी प्रतिक्रिया दे दी और बाकी मीडिया ने तो क्या से क्या कर दिया, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि बिहार में बहुत रिच कल्चर है, बहुत समृद्ध रहा है यहाँ का कल्चर। और शादी एक ही बार होती है। कोई लड़की दुल्हन बनती है एक ही बार, और दुल्हन जब बनती है ना तो 16 श्रृंगार करती है, चाहे वो सर पे दुपट्टा लेना हो, घूंघट लेना हो, लाल चुनरी ओढ़ना हो या कुछ भी करना हो। तो खान सर ने जब रिसेप्शन किया अपनी दुल्हन को, जब नई नवेली दुल्हन है, तो मैंने भी घूंघट रखा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें हल्ला नहीं बरपाना है। मैं बाकी की तरह फेक फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन्होंने अपने कल्चर को फॉलो किया कि उनकी नई नवेली दुल्हन है तो उनको
ऐसा नहीं है कि वो उसको हिजाब पहना दिए या बुर्का पहना दिए कि मतलब कुछ दिख ही नहीं, उन्होंने बस सर पे चुनरी रखा, वो भी नेट का, जिससे उसका पूरा फेस दिख रहा था उनकी दुल्हन का। उन्होंने तो रिचुअल को फॉलो किया, उसमें से भी वो एक मुस्लिम है और उनमें बहुत ज्यादा पर्दा होता है, बट फिर भी उन्होंने सर पे लाल चुनरी उठाई जिससे उनका फेस आर पार दिख रहा है। इसमें इतना हल्ला नहीं बढ़ पाना, ये मेरा पर्सनल थिंग है, इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात ही नहीं है। इसमें विवाह हुआ है, वो दुल्हन है तो दुल्हन को दुल्हन जैसा उन्होंने दिखाया है, बस। वेरी नाइस, ये मेरा ओपिनियन है। बढ़िया। अभी आप बहुत सारे काम करती हो, मैं तो कई बार आपके पोस्ट देखता हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो कई बार मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ, यार मैं तो पुरुष हूँ, मुझे इस तरीके की एक्टिविटीज में या हमारे जैसे और भी लोगों को इस तरीके की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बिहार में आवाज उठानी चाहिए। कई लोग आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते, वो लोग इसके लिए काम भी करते हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिवनेस देखते हैं, आपकी जो तत्परता देखते हैं, कहीं कुछ सुनाई दिया, कहीं कोई खबर मिली, एक गलती से कॉल आ गया, कोई आपने पोस्ट देगा, मतलब किसी को कहने की जरूरत नहीं, खुद एक्शन लेते हो कि कैसे इसकी हेल्प कर सके, कैसे इसे न्याय दिलवा सके, मतलब ये कैसे कर पाते हो? जब तक आप ना कुछ चीजों को अंदर से नहीं झेलोगे ना, तब तक आप उस चीज को नहीं समझते। जिस तन बीते वो तन जाने वाली बात है। तो कुछ ग्रीफ कहीं ना कहीं मैंने झेला है, मैं चीजों को समझती हूँ कि वो किस पीड़ा से गुजर रही होगी, उसके साथ क्या हो रहा होगा और उसको क्या अभी चाहिए। तभी मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं और बहुत बिंदास कूल माइंडेड, कभी रोक टोक नहीं, मम्मी पापा ने लगाया, जो पढ़ना है जहाँ पढ़ना है सब कुछ। मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग किया, भोपाल में 4 साल पढ़ाई किया और वहां से आने के बाद मेरी शादी हो गई। 22-23 की मैं तब थी मात्र, और 22 साल में मेरी शादी हो गई और काफी मैच्योर थी और बिंदास टाइप की लड़की थी। और मेरे घर में जेंडर इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा भाई अगर खाना खाता है तो वो खुद से बर्तन धो लेता है, खुद से निकाल भी लेता है। ये नहीं कि दीदी जब देगी या मम्मी जब देगी तभी हमको खाना है। मैंने बचपन से पापा को देखा है कि मम्मी का हेल्प करते हुए। घर में गेहूं भी आटा नहीं है तो गेहूं भी पापा धो देते। ऑफिस जाना है लेकिन उसके पहले मम्मी का हेल्प करते थे, किचन में भी कर देते थे, बिना ये सोचे हम मर्द हैं हम क्यों किचन में जाए। मेरी मम्मी बीमार रहती थी, कमर में दर्द रहता था, मेरे पापा को मैंने देखा है घर के कामों में बचपन से हेल्प करते हुए मम्मी की। तो मैंने तो जेंडर इक्वलिटी नाम की चीज ही नहीं देखी और काफी बिंदास थी कि कभी झाड़ू लगाना है तो मेरा भाई भी लगा दिया, कपड़े लाना है मेरे भाई भी ला दिया। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ही है, मेरी बहन के ऊपर है कि तुम्ही को करना है। तो चीज मैंने देखी है। मेरी शादी हो गई, फिर कॉलेज गए तो वहां भी बिंदास लाइफ मस्त इंजीनियरिंग किया। बाकी के टाइम में एक्टिंग मॉडलिंग मेरा इंटरेस्ट था, वहां भी मैंने काफी सोशल वर्क किए मध्य प्रदेश में। और जब मेरी शादी हुई और इकलौती बहू बन के मैं जब आई, गांव में मेरी शादी हुई कि बाहर में लोग जॉब करेंगे, हस्बैंड वाइफ सबका गांव होता है, सब लोग गांव से ही शहर में जाते हैं। तो जब शादी करके मैं वहां पे गई तो वहाँ बिल्कुल अलग माहौल, जो मेरे घर का था वहां से अलग बैकग्राउंड भी, सब बिहार पुलिस में और सब एक अलग मानसिकता, एक अलग मेंटालिटी कि बहू है, लड़की है, महिला है तो इसको ऐसे रहना, जो चीज मैंने कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। महिला पुरुष में मतलब बंटवारा काम को लेके या हर चीज को लेके, खाने को लेके, इस प्रकार से चीजें मैंने देखी। और शुरुआती दिन में मैं 22-23 की थी और मैंने चीजों को नहीं समझा, मैं हंसते खेलते रहती थी। बट वहां पे राजनीति होने लगी मेरे हंसने खेलने पे भी। बहू ऐसे हंसती है, बहू ऐसे बोलती है, कैसे पहले खाना खा ली, कैसे पहले, जबकि मैं इकलौती बहू मतलब यार जिसके घर में 3 बेटियां रहेगी और एक बहू आएगी तो वो तो समझेगी ना कि मेरी भी 3 बेटी है, कि ये भी किसी की बेटी है। अगर आपके घर में बेटी नहीं रहेगी तब आप नहीं समझोगे कि बेटी की पीड़ा या संवेदना क्या होती है या बेटी को क्या चाहिए। पर जिनके घर में 3-4 बेटियां रहेंगी वो किसी की दूसरी की बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते। मेरे हर चीज में मतलब ऐब निकाले जाने लगा, हर चीज में, कैसे सो गई, सब कोई खाए नहीं कैसे खा ली, और ये चीजें मैंने कभी देखी नहीं थी। ऐसा नहीं था जिसको भूख लगा है किचन में से खा लो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं था कि पापा जब खाएंगे या भाई जब खाएगा या दादाजी जब खाएंगे तभी उसके बाद खाना, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। लेकिन वहां पे चीजें बदल गई। हाँ, कि अगर हस्बैंड खा रहे हैं, ससुर खा रहे हैं तो उसके पहले नहीं खाना है, खड़े रहना है, बाद में खाना है, पहले पूरे ससुराल के लोग खा लेंगे, खा लो तो उसमें दिक्कत। तो मतलब दिक्कत ऐसे मुंह पे नहीं बोलना, पीठ पीछे चल रही बातें, जाओ तो चुप रहे हैं।
क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ मेंटल ट्रॉमा देना, पॉलिटिक्स होने लगी घर में ही, मतलब। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये सारी मैरिड लड़कियों की कहानी। ये पॉडकास्ट जो भी देखेगी ना, वो हर लड़की रिलेट करेगी, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। और इसीलिए एक सीरियल भी आया था, कभी सास भी बहू थी। जो पहले की सास थी ना, वो सोचती थी कि जब हम बहू होके इतना झेले है ना, तो मेरी जो बहू आएगी ना, वो कैसे खुश रहेगी, उसको भी हम ये ट्रॉमा देंगे। इसीलिए ये सीरियल का टैगलाइन भी था कि कभी सास भी बहू थी। और हम लोग का जो इरा आएगा, जब हम लोग सास बनेंगे, तो तब भी यही टैगलाइन रहेगा, लेकिन चीजें बदल जाएगी। हम लोगों ने जो झेला ना, वो कभी अपनी बहू को झेलने नहीं देंगे, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा फिजिकल ट्रॉमा से ज्यादा घातक है। सो ट्रू। आप ट्रॉमा में चले जाते हो, आप निकल नहीं पाते हो। इतना एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, आदमी सुसाइड तक का सोच लेता है। वही चीज मेरे साथ होने लगी, और बेवजह, मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं है, खाने पीने पैसे, किसी चीज की कमी नहीं है। बस मन का जो होता है ना तुष्टीकरण, कि मैंने झेला तो ये क्यों नहीं झेलेगी, बस यही तुष्टीकरण मुझे खत्म करना है। कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हो। आप ये भी सोच सकते हो ना कि मैंने झेला, तो भाई मैं वो दर्द सामने वाले को ना झेलने दूं सिर्फ। हाँ, तो ये मेंटली ट्रॉमा होने लगा। ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली वो कुछ नहीं हुआ, बस मेंटली। और ये सबके घर में होता है, कम्युनिकेशन के लेवल पे ही चीजें होती है, सबके घर में होता है। आई एग्री। और मैंने कभी ये चीजें देखी नहीं, मैं काफी ट्रॉमा में रहने लगी। 6 साल शादी को हो गए, मेरे 2 बच्चे हुए, और फिर मैंने कहा मुझे तो इस ट्रॉमा से निकलना है। और मैंने उस फिर पेन को देखा कि जब आप अकेले बैठे हो कमरे में, और ससुराल के सारे लोग एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप बीमार हो, बुखार है, तो ऐसा कर रहे हैं, उसको क्या होगा। क्यों भाई, बहू में तो हमको कुछ नहीं होगा, आयरन मैन है। नखरा की हुई होगी काम करने के चलते। ये क्या थिंकिंग है। आप बीमार हो तो आपको सेवा चाहिए कि मेरे पास खड़े रहे, पानी दे, चाय दे, ये दे, सेवा करे, पैर हाथ दबा दे। बट अगर किसी के घर में, किसी के भी घर में, मैं ही नहीं, सबके घर में बहुएं बीमार होती है ना, आफत पड़ जाएगा। ऐसा मरनासन स्थिति में सब चले जाएंगे उसको देख के, कि पता नहीं कौन सा सदमा हो गया अगर एक दिन भी बहू बीमार पड़ जाए तो। ये मेंटेलिटी, मानसिकता जिस घर में सास ने और ससुराल वालों ने त्याग दी ना, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, किसी घर में तलाक नहीं होगा। अधिकतर तलाक जो है ना, ये डोमेस्टिक वायलेंस और बहुओं के साथ जो नेग्लेक्ट होता है, जो रिजेक्शन होता है, उसके कारण होता है। सारे घर के सदस्य मिलके एक बहू को नहीं प्यार दे सकते, खुश रख सकते, लेकिन एक अनजान लड़की से जो अपना 23-24 साल छोड़कर कहीं आई है और आपको अपना मानने आई है, उससे आप चाहती हो सारे फैमिली मेंबर को खुश रखे। ये कहाँ का इक्वलिटी है, आप मुझे बताइए, कहाँ तक सही है। तो मैंने वो ग्रीफ सहा कि ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपके सामने जब ऐसे कैसे जाते हैं, तो मैं वो समझती हूँ कि वो अभी किस ट्रॉमा में होगी। मैंने क्योंकि झेला है, और आप देखते हैं कि कई थी, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं अपने कॉलेज के टाइम में इलेक्शन में सक्रिय थी, मैंने काफी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरे जैसी लड़की के साथ ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, जब मैं एंजाइटी में हूँ, जब मैं डिप्रेशन में, मैं सुसाइड तक का सोच रही हूँ बेवजह, जहाँ पे कोई बात नहीं, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, उसके बाद मेरे साथ सिर्फ तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। तो इतनी जो लड़कियां मरती हैं, और लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, जब किसी घर में बहू मर जाती है ना, तो बहू मर गई तो ऐसे, हाँ मर गई, खाना बना रही थी मर गई, स्ट्रॉ उलट गया, उस पे तेल उलट के मर गई, साड़ी चिपक गया, पूजा करते मर गई, मतलब इतना ही मर गई, मतलब कोई उसकी जान की क्यों मर गई, ऐसे लोग बोलते हैं। ये दोहरापन क्यों है। और वहीं कोई लड़का मरता है, आज मारा जा रहा है लड़कों को, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ, तो कोहराम मच गया है, लड़का को मार दिया, ड्रम में कस दिया, पहाड़ पे से फेंक दिया, क्यों। और जब लड़की मरती है तो उसी आगोश में सेम आक्रोश होना चाहिए आप में। मैं ऐसा नहीं कहती कोई लड़का मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, बट जितना उत्तेजना, जितना आक्रोश आप में भरा हुआ है, तब जब किसी लड़के की मृत्यु होती है या मार दिया जाता है, सेम उस वक्त क्यों नहीं होता जब कोई लड़की खाना बनाते, कैसे मर गई, आपकी बेटी नहीं कभी मरी, आप कभी नहीं मरे, और कोई बहू कैसे मर गई, पूजा करते समय और दिया से उसके कपड़े में आग लगा, वो मर गई, कैसे मर गई।
इस पे कोई क्यों नहीं चर्चा करता, क्यों नहीं हल्ला करता, क्यों नहीं ट्रेंड होता ये चीज? आपको पता है अभी 8 दिन पहले, 8 दिन भी नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ, मुजफ्फरपुर में एक 10 साल हो गया था शादी को, और जिस औरत को 2-3 दिन बंद करके रखा था वही हाँ, आपने पोस्ट डाला मैंने था। पोस्ट भी डाला था। मैंने उस बात के मेरा मतलब रोंगटा खड़ा हो गया कि कैसे कोई इतना इतना बड़बड़ हो सकता है यार, कैसे कोई इतना बड़बड़ हो सकता है। उस आदमी का अपनी पत्नी से मन भर गया, उसके 3 बच्चे हैं उस औरत को, लेडी को, कहीं और उसका अफेयर चलने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए उल्टा इस पे दोषारोपण करने लगा कि इसका अफेयर है। 3 बच्चे तुम्हारे रखी हुई है, पैदा की है, वो महिला कहीं और अफेयर करेगी? औरतों के साथ अगर आप नहीं जीत सकते हो ना किसी तरीके से, तो सबसे आसान तरीका है चरित्र पे आप वार कर दो। आज चरित्र पे, तो उस पे उल्टा उसने दोष लगाने लगा कि इसका कहीं और अफेयर है। उसमें सुना भी था, उसने कसम भी खाया कि उसने ये तक कहा उस महिला ने कि आप मेरा डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट करा लो, ऐसा कुछ, ऐसा। उसके बाद भी उस आदमी ने उसको इतना पीटा, दोनों पैर हाथ रस्सी से उल्टा बांध दिया, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाला, आयरन गर्म करके उसके प्राइवेट पार्ट को दागा, उसकी जांघों को, उसके चेहरे को इतना मारा है ना। और चार्जर का जो केबल होता है उससे उसको मतलब गला घोटने का, जब उसने कहीं से मतलब जुगाड़ लगा के भाई को कॉल करा, उसका भाई आया है, उसके भाई को भी रूम में बंद कर दिया था उस जालिम ने। आप बताओ इस पे क्या हंगामा बढ़ पा? कहीं आपने सुना कि नेशनल मीडिया इसको उठा रही है? क्यों नहीं उठाया गया, आपको क्या लगता है? मैंने कहा तो कि औरतों को सताना ना लोग परंपरा बना दी है। भी तो मैंने कहा कि कोई बहू मर जाती है ससुराल में। नहीं तो आप ये बताइए, ये आप फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, नेशनल मीडिया तो छोड़ दीजिए, बिहार में है आप, बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं, और बिहार के व्यूअरशिप से उनका सब कुछ बहुत कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ सेट है, सब कुछ अच्छा है। तो क्या वो लोग भी इस तरीके के मुद्दे नहीं उठा पा रहे? मैंने क्या कहा, आपने सही बोला, व्यूअर्स बहुत हैं, सिर्फ वो व्यू के लिए काम कर रहे हैं, संवेदना के लिए काम नहीं कर रहे, हर्ट टू हर्ट नहीं काम कर रहे। उनको सच में समाज से प्रेम नहीं है, उनको समाज में हो रही कुरीतियों से कोई मतलब नहीं, उनको व्यू से मतलब है कि हम क्या ऐसा करें कि व्यू आए, और व्यू आएगा क्या, कोई की चीज नया होगा। औरतों को सताना तो सदियां से परंपरा बन गया है, इसमें नया क्या है कि वो दिखाएंगे? वो बोले होता तो है, रोज होता है, क्या करे इसमें, ऐसे यही रिएक्शन होता है लोगों का। तो आपका जेन्युइन फीडबैक क्या है कि वो लोग इसे कवरेज नहीं दे रहे, इस तरीके की घटनाओं को नहीं देते ना? मैंने वही कहा, व्यू वाली बात है, इसमें उनको व्यू नहीं मिलेगा। कोई भी ऑडियंस देखेगा ना ऊपर में कि किसी महिला को पति ने पीटा, बोले ये तो रोज होता है, हटाओ, स्किप हो जाता है, वो मैटर ही स्किप हो जाता है। अभी मुजफ्फरपुर की एक बच्ची पीएमसीएच में, दलित बच्ची जिसको 9 घंटे बेड नहीं मिला, जिसकी मृत्यु हो गई, मैंने लिखा था, मैंने Day 1 लिख दिया था, अब देखना अपने अपने बैनर और पोस्टर को चमकाने का वक्त आ गया। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने एनजीओ हैं, वो लड़की तो मर गई बेचारी, उसके बाद राजनीति हुई। जो पीड़िता जिंदा रहती है, किसी का मजाल है कि उसके घर में जाके झांक ले, लेकिन जहां पे अपना प्रोपेगेंडा फैलाना हो, अपना चेहरा चिमकाना हो, सबसे आगे ये लोग रहते हैं, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एनजीओ वाले हो। तो अभी 2 साल 4 महीने की बच्ची, दानापुर की बच्ची के साथ ब्रूटल रेप हुआ, ब्रूटल, मेजर सर्जरी, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। मतलब 2 साल क्या उम्र है यार, और उस बच्ची का रेप हुआ, कितने लोग गए हैं? एक यूट्यूबर नहीं गया, एक एनजीओ नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई, महादलित बच्ची है। क्यों? क्योंकि वो बच्ची जिंदा है इसलिए? आपको मसाला नहीं मिला इसलिए? रेप को आप मसाला समझते हैं? जो लड़की, आप मुझे बताओ अनुराग जी, कि वो बच्ची तो मर गई, वो तो चली गई बेचारी, जब उसको इलाज चाहिए था, जब उसको ट्रीटमेंट, सुरक्षा चाहिए था, कुछ नहीं मिला। अब मरने के बाद अब क्या, किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो? अभी भी उसके बाद भी कोई रेप विक्टिम गई होगी तो पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ। पीएमसीएच में रेप पीड़िताओं के लिए स्पेशल वार्ड तक नहीं, इवन एम्स में भी नहीं है। एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जब मैंने वहां पे एक आरा की बच्ची को एडमिट कराया, मैंने स्पेशल वार्ड की मांग की, तो बोले कि मैम मेरे यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, अगर आपको अलग से लेना है तो 2500 चार्ज करना होगा प्राइवेट में, क्योंकि आपका जो केस है वो बिहार गवर्नमेंट का, पीएमसीएच में आप जाओगे तो आपको वहां मिल सकता है। जब मैं पीएमसीएच में गई तो जनरल आईसीयू, जहाँ पे सारे पेशेंट हैं, वहीं पे एक रेप पीड़िता भी लेटी भाई, जिसके साथ रेप हुआ है,
कोई आपको जबरदस्ती छूता है तो एक सेंसेशन मच जाता है, मुझे क्यों छुआ इसने, गुस्सा आता है। और किसी के साथ ब्रूटल गैंग रेप होता है, रेप होता है, आप उसको पूरे पब्लिक में रखे हो, सुलाए हो, ये कैसा सिस्टम है करप्ट। तो यहाँ आपको मसाला नहीं मिलेगा, लोग है होता है, जाने दीजिए ना, इलाज हो रहा है ना, यही रिएक्शन होता है, तो क्यों दिखाएंगे। ये बड़ा दर्दनाक है। आप अभी बता रहे हो कि 2 साल के बच्चे के साथ, मतलब ऐसा क्या है, क्या होता है, आपको क्या लगता है कि पुरुषों के दिमाग में ऐसा क्या चलता होगा कि 2 साल के बच्चे के साथ भी रेप हो जा रहा है। ये पुरुष और मर्द के चलन से ऊपर है, अपराधी अपराधी होता है, सारे पुरुष बलात्कारी नहीं होते। ये सिर्फ पुरुष की बात नहीं है कि पुरुष सारों पुरुषों को, मैं आप भी पुरुष है, मैं आपके साथ बैठी हूँ कई सालों से जानती हूँ, तो ऐसा नहीं कि सारे पुरुषों के मन में क्या चलता हो। जो अपराधी हो अपराधी हैं। वो 40 साल का आदमी 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है, तो क्या वो आदमी है। किस कदर उसके मन में कुंठा भरी हुई होगी, अवसाद भरी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा करियर का या घर का। जो 4 बच्चों का बाप है वो 2 साल की बच्ची का रेप करे, तो वो तो अपराधी है। इनका माइंड का कुछ नहीं। ये तो गाय बकरी को नहीं छोड़ते। बुद्धा कॉलोनी में पार्किंग में एक कुतिया के साथ गैंग मतलब रेप कर रहे थे। आप बताओ, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है। तो मतलब ऐसे सिंपल सी बात है, ये पुरुष और महिला की बात है ही नहीं, ये मानसिकता की बात है। एक स्त्री भी किसी भी हद तक गिर सकती है, हाँ। और एक पुरुष भी किसी भी हद तक गिर सकता है। अभी तक फिलहाल यही मुझे समझ में आ रहा है। अब अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में रहेंगे तो आपराधिक घटनाएं होंगी, और आपराधिक घटनाएं होंगी तो उससे बचने के लिए या उसके समाधान के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक इकोसिस्टम होना चाहिए जहां पे आपको कमी दिखती है। हाँ, मुझे कमी ये दिखती है अनुराग जी कि मैं देखती हूँ कि ब्रूटल से ब्रूटल गैंग रेप किए हुए लोगों की रिहाई हो जाती है 10 साल बाद, 8 साल बाद, फूल माला से स्वागत होता है। अभी केरल में एक बहुत ब्रूटल गैंग रेप एक लड़की का हुआ था, और उसके अपराधी 2-3 साल के बाद निकले, मैंने पोस्ट भी किया था। और सबको मतलब सब जब निकले ना, काफिला निकाला, और वो कार में ऊपर खड़े होके सेलिब्रेट करे और पूरा जा रहे हैं। बताइए, ये समाज रेपिस्टों के लिए सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी। कोई 2 साल, 4 साल, 8 साल की सश्रम कारावास नहीं चाहिए हमें। नहीं, तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आता है कि जैसे रेपिस्ट तो चलो, जो जेन्युइनली मतलब जो विक्टिम है, जिसके साथ सच में घटना हुई है, और जो ब्रूटल रेप जिसकी बात कर रहे हो, वहां तक मुझे समझ में आता है उन्हें आप फांसी दे दो, चीजें दे दो। लेकिन आज महिलाएं भी इस तरीके के कानूनों का गलत इस्तेमाल भी तो कर रही हैं। वो झूठा आरोप लगा दे रही हैं। आप ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और आपकी कन्वर्सेशन होगी, आपकी मर्जी से चीजें होती रही होंगी, और जब कहीं मामला बिगड़ा तो महिलाएं सीधे पहुंच जाती हैं थाने, और वहां पे कहती है ये हमारे साथ बहला फुसला करके, शादी का झांसा दे करके मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं बोलूंगी कि चुल्लू पर भर पानी पियो, डूब मरो उसमें। हाँ, यही बोलूंगी महिलाओं के लिए। महिलाएं मरेंगी। हाँ। आपको क्या लगता है कि मैं फेक फेमिनिस्ट नहीं हूँ अनुराग जी? मैं बार बार रिपीट करती हूँ, मैं अपने पोस्ट पे भी लिखती हूँ कि कोई महिला अगर विक्टिम कार्ड खेलेगी, और जो लड़कियां आजकल कहती हैं कि होटल में ले जाके मेरे साथ यौन शोषण किया, मेरे साथ दुष्कर्म किया, होटल में ले जाके शादी का झांसा देकर पिछले 5 सालों से मेरे साथ दुष्कर्म करते आया है। जब तुम्हारे साथ पहली बार किया, रेप एक बार होगा ना, बार बार नहीं होगा ना, उस वक्त तुमने अपोज नहीं किया। आज दोनों का मन अगर नहीं मिल रहा है, लड़का अगर तुम्हारी नेचर की वजह से या किसी वजह से अगर तुमको छोड़ रहा है, तो तुम बोलोगी दुष्कर्म हुआ है। मैं तो सीधे फटका, मैं तो सीधे कहती चलो यहाँ से निकलो, मेरे पास जगह नहीं है, जाओ वैसे एनजीओ के पास जो तुम्हारे इस कांड की वजह से पैसे कमाएगी, मेरे पास से निकलो। मैंने कहा ऐसे कई सारी एनजीओ है, वो तो कर ही रही है ना, कि जैसे ही पता चला कि कोई महिला थोड़ा सा मतलब किसी के खिलाफ कुछ क्या कहते हैं मतलब बोलना शुरू कर दी, तो वो विक्टिम कार्ड जो प्ले कर रही है महिला, उसको अपने साथ जोड़ती हैं, और फिर कोशिश करती हैं कि उस पुरुष से कैसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाए। तो ये सब तो गलत हो रहा है। गलत है, मैं तो बोल रही हूँ गलत है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ। ऐसी लड़कियों पे भी लगाम लगाने की जरूरत है, और ऐसे एनजीओ पे भी, जो ये एनजीओ एकदम भेड़ बकरी की तरह उग गए हैं, और ऐसे चीजों को, ऐसे मुद्दों को पैसे कमाने का जरिया बनाया ना, सब पे नकेल कसनी चाहिए सरकार को। सबका बंद होना चाहिए एनजीओ। कैसे कर पाएंगे कानून, मतलब कैसे, मतलब इतना फास्ट
कैसे एक्शन ले पाएगा, ये भी तो एक समस्या है। आज आप, चलो ये तो छोटी सी बात है, आज हनी ट्रैप जैसे बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं, पता चल रहा है कि कुछ 2 4 5 महिलाएं हैं, एक ग्रुप बना ले रही हैं और अपने ग्रुप में किसी एक लॉयर को जोड़ लेती हैं और किसी एक थोड़े मालदार पार्टी को पकड़ती हैं जो थोड़ा सा अधेड़ उम्र 40 45 50 के उम्र के लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर, हाँ रिटायर्ड ऑफिसर, इनके पास जाती हैं और वह एकदम शुरुआत में जब जाएंगी तो एकदम बिल्कुल सती सावित्री सीता बन के पहुंचेंगी, हमको काम चाहिए, हमको रख लीजिए अपने साथ, सब काम करेंगे। और उसके बाद जब वो काम पे रख लिए जाते हैं तो फिर अपना जलवा दिखाते हैं। और उस प्रोसेस में कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज उनके क्लिक कर लिए गए और उसके बाद उनका जो एक्सटॉर्शन शुरू होता है, आपने देखा होगा कि इस चक्कर में कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो बिल्कुल। भाई इस बारे में आपके क्या विचार? इस बारे में भी मैं यही बोलूंगी गलत है जो भी लोग इस प्रकार से करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उनपे भी होनी चाहिए, उनको हो सके तो सिर्फ और सिर्फ फांसी दे, क्योंकि यौन शोषण और यौन हिंसा सबसे घृणित और जघन्य अपराध है। आप सारे प्रकार के प्रताड़ना से निकल जाओगे, शोषण से निकल जाओगे, कोई आपको 2 चाटा मारेगा, आप 2 4 दिन के बाद ठीक हो जाओगे, भूल जाओगे। बट अगर आपके साथ किसी ने यौन शोषण जैसी घटना को अंजाम दिया है या आप पे लांछन लगाया है, आप जिंदगी भर उससे नहीं निकल सकते और वो दाग बहुत गंदा होता है। तो जो भी ऐसे झूठे फेक रेप केस करे, झूठा लांछन लगाए, उन महिलाओं पे, उन लड़कियों पे भी नकेल सरकार को कसनी चाहिए और जिस प्रकार से कानून में संशोधन होता है उसी प्रकार से सख्त इसमें भी नियम आने ही चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी तक के जो नियम है वो महिलाओं के फेवर में, आप जहां तक देखोगे ज्यादातर ऐसा हाँ। नहीं है कि महिलाओं के फेवर में, मैंने कहा कि इस प्रकार की हिंसा महिला, और आप इस चीज को समझिए, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन है इसलिए मैं आपसे अपील करेंगी, हाँ, इस प्रकार की घटनाएं मर्द और औरत के चलन से ऊपर है। So true. जो लोग नहीं समझते हैं उसको महिला पुरुष में बांट देते हैं, बट आप इसको महिला पुरुष, क्योंकि कोई महिला भाई कैसे कोई फेक रेप केस का लगा देती है, माइंड सेट उसका कितना गंदा होगा, तभी ना किसी पे कहेगी ये मेरे साथ रेप किया है। तो ये मर्द और चलन के से ऊपर है। हाँ, जहाँ पे जो जेन्युइन महिलाएं हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि हमारे ऊपर एक लांछन भी लगे कि मेरे साथ रेप हुआ, और यहाँ पे महिलाएं खुद आके आगे कह रही हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है पैसों के लिए। हाँ। तो ये चीज मर्द और औरत की चलन से ऊपर है। अपराधी को की नजर से आप उसको देखो, मर्द औरत की चलन से मत देखो आप उसको। ऐसी औरतें औरत कहलाने लायक नहीं। लेकिन ये विक्टिम कार्ड इतने अच्छे तरीके से प्ले करती है कि सामने वाला इमोशनली मतलब क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इंक्लाइन हो जाता है। और फिर तो थोड़ी इसमें मैं यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया आजकल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने जागरूकता कैंपेन, इस पे कैंपेन होते रहते हैं, इतने वीडियोज आते हैं, आप देखो ना। मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि जिनके खिलाफ इस तरीके की कुछ चीजें हो वो खुल के मुखर होके सामने आए, मुखर हो और मीडिया में भी बात रखे, मीडिया में भी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जागरूक रहे। अब तो न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीजें बाहर आ रही हैं। जैसे अभी ये डिजिटल अरेस्टिंग का केस आप देख रहे हो, तो लोग इतना अवेयर सरकार कर रही है। आप किसी को कॉल भी करो तो 75 घंटा से बताएगा कि ऐसे ऐसे कॉल आए तो नहीं उठाना है, ये करना है। उसके बाद अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है, कुछ लोग जानबूझ के भी गर्त में जाना चाहते हैं। ये जो रिटायर्ड ऑफिसर है, भाई क्यों आपको इसमें फंसना है? आपके अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता भी है तो हमें लगता है कि आप भी मुखर होके आइए, आपके साथ गलत हुआ है तो कहिए, बिल्कुल बिल्कुल वोकल होइए, वोकल होइए, ताकि आपकी भी बात सुनी जाए। किसी भी हिंसा का समाधान तभी होगा जब आप वोकल होइएगा। आप हिंसा को जितना सहिएगा ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की, वो महिला के साथ हो या पुरुष के साथ हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको आवाज किसी भी प्रकार की हिंसा, सिर्फ यौन शोषण ही नहीं, किसी भी प्रकार की, आप जितना चुप रहोगे ना वो बढ़ेगी। इसलिए चुप्पी तोड़ो, अपनी आवाज खुद बनो, वोकल बनो। तो एनी सजेशन सरकार को, कोई सलाह आप देना चाहो? जैसे बिहार में इतना काम कर रही हो आप, लाइक आप पीएमसीएच में भी जाती हैं, एम्स में भी जाती हैं, तो आप वहां के रवैये, वहां के चाल ढाल और डॉक्टर्स के बिहेवियर सब कुछ आप देखते हो, या पूरे मैनेजमेंट के बिहेवियर को आप देखते हो, तो इस बारे में आपके क्या सलाह हो सकते हैं सरकारी तंत्र को? सरकार से यही सलाह है कि रेप जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दे, और रेप पीड़िताओं के साथ संवेदनशील होकर डॉक्टर को और सरकार को सोचना चाहिए, उनके लिए किस प्रकार से स्वस्थ माहौल बनाए। क्योंकि जब रेप होता है ना तो बहुत हल्ला हंगामा बढ़ता है। कोई केस अगर एक आध हाईलाइटेड हो गया, जैसे कोलकाता केस हो गया, निर्भया हो गया, निर्भया के समय कितना हल्ला बढ़ पा, बट क्या निर्भया के बाद और निर्भया कांड नहीं हुआ?
हुआ। ब्रूटल से ब्रूटल हुआ। कोई लड़की अगर मरी नहीं, जिंदा रह गई, कोई रेप पीड़िता, तो वो तो उससे भी दर्दनाक है ना, कि उसको जिंदगी भर झेलना है। उसे शादी विवाह कौन करेगा, वो कहाँ जाएगी, वो कैसे क्या सोच रही है, किस ट्रॉमा में। कभी लोग झांकने भी नहीं जाते। ये जो नेता मंत्री एनजीओ वाले जब किसी का रेप होता जाते हैं फोटो खिंचवाने, आफ्टर द रेप क्या हुआ, कभी किसी ने सोचा है? मैं आफ्टर द रेप काम करती हूँ, सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाती हूँ। आफ्टर द रेप सरकार को काम करना चाहिए, उसके उनको हेल्प करना चाहिए, उनकी हीलिंग के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, कैसे इसको दोबारा मानसिक आघात ना हो, मानसिक अवसाद से उसको निकाले, इसका शादी विवाह करवाए। जैसे कि लोग अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं अनाथ, तो उसको अडॉप्ट करते, तो ऐसी रेप पीड़िताओं को भी अडॉप्ट कोई करे, कोई उनसे विवाह ऐसी करे। कोई संस्था नहीं है समाज में जो इस तरीके के काम कर रही संस्था वस्था का तो मैं मतलब जिक्र ही नहीं करना चाहती, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी ऐसी मैंने कुछ नहीं। बड़े बड़े एनजीओ के साथ काम किया है, और मैंने बस यही देखा कि समाज सेवा के नाम पे लोग लूट मचाते हैं, वो दिल से नहीं करते। और रेप जैसे भी मामलों को ना एक सब्जेक्ट बनाए पैसे उगाए, तो मुझे ये करना नहीं है। जहां तक होता है मैं अपने पैसे लगा देती हूँ, लेकिन मैं उगाही नहीं करना चाहती हूँ। तो सरकार हो या जनता हो या एनजीओ हो, संवेदनशील होना होगा, सेंसिटिव होना होगा। सेंसिटिव मुद्दों पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेंसिटिव होना होगा। आपको सच में किसी पीड़िता को देख के आप उसके दुख को समझे, इसके साथ रेप हुआ है तो इसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे इसको हील करे, कैसे इसको निकाले, इसके पुनर्वास के लिए। जब आप उसको मानसिक आघात नहीं पहुंचाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। किसी भी रेप केस में कोई विक्टिम या उसकी फैमिली क्यों बैकआउट होती है? क्योंकि कोई उसकी काउंसलिंग करने वाला नहीं होता, कोई उसके साथ नहीं होता, कोई इसको समझाने वाला नहीं होता कि आप लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। सही बात। लोग ना पीड़िता को और पीड़ित बनाते हैं, इसी का गलती है। क्या जरूरी था जाने का, क्या जरूरी था खेत में जाने का, क्या जरूरी था कोचिंग जाने का? लड़कियों पे पाबंदी लगाते हैं। रेप किसी का साथ होता है, उसकी क्या गलती है? तो उस समय आप पीड़िता को ये बताओ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया ये उसकी गलती है, आप उसके साथ रहो। यानी प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, और वो काम आप कर रहे हो, वो मैं कर रही हूँ। एक चीज, लेकिन एक सवाल और है। मैं आपके फेसबुक सोशल मीडिया को देखते रहता हूँ, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप किसी एक इंसान से या किसी एक संस्था से जुड़े और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें आपने लिखी सोशल मीडिया पे, लोगों ने बधाई भी दी, कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया, सब कुछ दिया, मिली जुली कमेंट्स मैंने देखे। कुछ लोगों ने बुरा भला भी कहा कि इधर कहाँ जुड़ गए, ये क्या कर लिए, सारी चीजें हुई। फिर कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ कि उन्हीं लोग या उन्हीं संस्थाओं के खिलाफ एकदम मुखर होकर बोल रही होती है और सीधे बोलती है। मतलब तो ये मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मैं किसी की खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ। मैं किसी की कभी चाटुकारिता नहीं कर सकती, चापलूसी में से होगी नहीं। और मैं ना किसी एनजीओ की, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की कभी कांस्टेंट सपोर्टर नहीं रहूंगी। ये भी मैं आपको बोलूंगी, मेरे पास अच्छे अच्छे पार्टी के ऑफर आए हैं कि आप मेरी प्रवक्ता बन जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, ये प्रभारी बना देंगे, वो प्रभारी बना देंगे, ये कर देंगे, बट मैं नहीं जुड़ती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कभी आप अगर गलत, आप मुझे इसलिए जोड़ रहे हो कि आप मेरी आवाज दबाना चाहते हो, आपकी आड़ में कुछ गलत हो तो मैं बोल नहीं पाऊं। मैं उस एनजीओ में जुड़ी क्योंकि मैंने देखा कि जो भी है, ठीक है, मैं उनका नाम तक नहीं लेना चाहती, मुझे इतनी नफरत हो गई है। जो चीजें मैंने एकदम नजदीक से देखी कि कैसे पीड़ितों के साथ शोषण हो रहा है, उसके नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, उससे पैसे लूटे जा रहे हैं। मेरे आंखों देखा ये सीन है कि जो महिला खुद को दिखाती है कि मेरे साथ बहुत शोषण हुआ था किसी जमाने में, बहुत प्रताड़ित थी और उससे निकल के मैं ये चीजें करने लगी, और उसकी आड़ में बहुत गोरख धंधा हो रहा है, तो मैं कैसे वहां पे जुड़ सकती हूँ? जब तक देखिए, मैं जब तक आप पूर्णता नहीं जानती हैं, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल जानती हैं, तो चलो ठीक है यार, एक स्पेस देती हैं लोगों को। आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो और किसी थर्ड पर्सन के साथ आप गलत हो, उसने मुझे कहा कि ये अनुराग जी जो है ऐसे से इसे दूरी बनाई, तो मैं तब तक दूरी नहीं बनाऊंगी जब तक मुझे मेरे साथ खुद से ना दिख जाए, या मैं नहीं देख लूं कि एक्सपीरियंस, ठीक है? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप किसी और के साथ बुरे हो तो मेरे साथ भी हो। उनकी परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं। और उन्होंने मुझे बुलाया, काफी दिनों से बुला रही थी कि आप आओ, मुझसे मिलो, बातें करनी है, कुछ चीजें साझा करनी। मैंने कहा ठीक है, गई। अब जाने के बाद कोई
प्लानिंग किए हुए था कि जाने के बाद इसको एकदम जोड़ लेना है। हाँ। कभी कभी होता है ना कि आपकी छवि अच्छी है तो आपको हम चाहेंगे कि अपनी तरफ खींच ले ताकि आपकी वजह से मेरी भी छवि अच्छी बन जाए। तो वही मेरे साथ होता है कि इसकी छवि अगर अच्छी है तो अगर अपने साथ जोड़ेंगे तो हमारा भी कुछ अच्छा इमेज बन जाएगा। बट मैं कांस्टेंट सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे आंखों देखा हाल है कि मैंने देखी कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए। मुखर हैं आप, सही को सही, गलत को गलत तो कहती मैंने हैं। छोड़ दिया कि भाई मुझे किसी पद का थोड़ी कि मैं प्रभारी किसी संस्था का बन जाऊं या संयोजक बन जाऊं, पता नहीं क्या बन जाऊं। उसमें तो पद है और पद के लिए भी पैसे लोग दे के पद ज्वाइन करते हैं। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि ये क्या चल रहा है भाई। मुझे नहीं चाहिए कोई पद वद, मैं ठीक हूँ, अकेले चलूंगी, धीरे चलूंगी, कछुआ हमेशा जीतता है, मैं कछुआ हूँ, मुझे कछुआ ही बनना है, मुझे खरगोश नहीं बनना है। मुझे किसी एनजीओ ट्रस्ट की जरूरत नहीं है आज के जमाने में। ये सेम एक बड़े यूट्यूबर के साथ भी देखा मैंने, दोस्ती अच्छी बनी, बाद में फिर आपने देखा कि आप मुखर होके उनके खिलाफ नहीं आप मैं यहाँ पे एकदम मुखर होके बोलूंगी। आप मनीष कश्यप का जिक्र कर रहे हैं, आपको भले डर लगेगा पर मुझे डर नहीं लगेगा। और सिर्फ हम लोग दोस्त ही थे, हम लोग क्लासमेट थे। 10th 12th में हम लोग एक इंस्टीट्यूट में साथ में कोचिंग में पढ़े हुए। मैं तो तब से जानती हूँ जब कोई नहीं जानता था। लेकिन मैंने कहा कि कांस्टेंट सपोर्टर नहीं हूँ। आपकी चीजें मुझे अच्छी लगी, आपने जिस प्रकार से पीड़िताओं के लिए आवाज उठाई, उनके लिए पैसे दिए, उनको हॉस्टल में रखा, उनको पढ़ाया, लड़कियों के लिए भी आपने बोला, गरीबों के लिए बोला, स्टूडेंट्स के लिए बोला, आपने हर चीज में बोला जो चीजें समाज के लिए होनी चाहिए एक सामाजिक व्यक्ति के द्वारा। तो वो चीजें अच्छी थी, तब तक मैंने साथ दिया। इवन जब एनएससी लगा तब भी मैंने काफी साथ दिया, जबकि मैं बेड रेस्ट पे थी, मेरा सर्जरी हुआ था, तब भी मैं डरी नहीं और मैं ट्वीट पे ट्वीट करते गई, जहां तक भी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आवाज उठाते रही। लेकिन आपको उस चीज की कदर नहीं। मैं आपका डिसरिस्पेक्ट क्यों सहूं? आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे बेवजह तो मैं क्यों सहूं? आपका कोई स्टैंड नहीं है, कभी इधर कभी उधर, मैं क्यों सहूं? क्यों? मैंने कहा ना, मुझसे चाटुकारिता किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं। मैं किसी की भी चापलूस नहीं बनूंगी। और कई बार मुझे लगता है कि आपका यही अंदाज, यही जो प्रवृत्ति है, इसी वजह से कई बार मतलब आपको उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जिस तरीके का काम कर रही हैं। किस सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? मतलब सामाजिक सपोर्ट, समाज आपके साथ खड़ा हो हर काम जो नहीं मुझे पता नहीं था ये बात कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे जन्मदिन पर मेरा मूड बहुत खराब था और मेरा मन नहीं था कि मैं अपना जन्मदिन भी मनाऊं, और आधा दिन मेरा वैसे ही निकल गया। लेकिन जो रात से मुझे संदेश और कॉल और मैसेज आ रहे थे और उसमें जो लिखा हुआ था, जनरली आप किसी को बर्थडे विश करते हो, हैप्पी बर्थडे, बात खत्म। बट मेरे लिए जो लंबे लंबे पोस्ट आ रहे थे, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं उनका, नहीं मैं इसमें छपड़ी और यूट्यूबर्स के गैंग को शामिल ही नहीं करी। जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जिनसे मिलने के लिए, इंटेलेक्चुअल, जिनसे मिलने के लिए, एक हेलो के लिए लोग तरसते हैं, उनका कॉल आना स्टार्ट हुआ। क्या बात है। और मेरा दिन बन गया। मैंने जब अपने लिए पोस्ट देखा कि सिर्फ वो हैप्पी बर्थडे में खत्म नहीं था, लंबे लंबे पोस्ट लिखे, लंबे लंबे पोस्ट जो मैंने किया, मुझे लगा कि मैंने कितना कमा लिया लोगों का प्यार। मुझे सच में नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना जानते हैं। मुझे लगता था यार मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए मिलियन फॉलोअर्स। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, पर जमीनी स्तर पे है और बहुत सपोर्ट मिलता है। आज मैं पॉडकास्ट भी कर रही हूँ ना, तो ये सपोर्ट की वजह से ही कर रही हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट है, मुझे बहुत प्यार है। मुझे जितने गिने चुने प्रबुद्ध लोग हैं ना, उनका प्यार और सम्मान और साथ मिला है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय द वे, एक सवाल मेरे मन में था, लेकिन ये जो सवाल होगा उन लोगों के माइंडसेट के हिसाब से होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वो जेन्युइनली चीजों को समझ नहीं पाते कि चीजें कैसे हो रही है। वो लोग किसी भी तरीके से सवाल खड़े कर देते हैं। जैसे आप इतना अच्छा काम कर रही हो, अब इतना बढ़िया सेटअप है, इतना बढ़िया स्टूडियो है, रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आने हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आपके पॉडकास्ट में आते हैं। आज आप हमारे पॉडकास्ट में हो, बट आपके पॉडकास्ट में इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आप उनसे बातें करते हो, a lot of things happen। आप अलग अलग जगहों पे जाते हो, किसी को कूलर उपलब्ध करवा दे रहे हो, तो किसी को किताबें, तो किसी को खाने के सामान मुहैया करवा दे रहे हो, आप इतनी ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं है, किसी संस्था का भी सपोर्ट नहीं है। तो सवाल तो लोग उठाएंगे और वो उठाते भी होंगे कि कैसे मैनेज करती होगी, पैसा कहाँ से आता है। मुझे हंसी आती है
जब मैंने किसी से 1 रुपए का डिमांड कभी नहीं किया, कभी मेरे सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लो कि मैं कूलर लेने जा रही हूँ, मुझे फंड दो, फंड ऑर्गेनाइज, वो फंड रेज करो, मेरा ये QR है, तो आपको सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं। मैं अच्छे घर से आती हूँ, मैंने कहा कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी पे हैं और मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हूँ जो कि जिसके गाइडलाइन है जो मैं हर जगह नहीं बता सकती। बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़ी हुई, जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो आप बहुत ये सारे कंपनी है जिनके CSR से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं उनसे मदद करवा देती हूँ। कभी अगर फंड की बात आई, कभी कोई चीज डोनेट करना रहा, तो आप जब मैंने किसी से एक न अठन्नी की मांग की, न मैंने कहा कि भैया मेरे साथ चल लेना, तो तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो और तुमको मैं क्यों जवाब दूं? मैं किसी का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं अपना काम करने के लिए बैठी हूँ। मतलब एक चीज वो मुझे समझ में आता है कि ये आप जितना कुछ कर पा रही हैं ये अपने लेवल से कर पा रही हैं, और या तो फिर कंपनियों के CSR और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में से कई NGO हैं जिनको मैंने फंड दिलवाया है किसी और कंपनी के साथ मिलके, और आज उनका एक लंबा चौड़ा पोस्ट आता है, थैंकिंग नोट, नेहा दी आपकी वजह से हम अच्छा रन कर पा रहे हैं। और ये कहीं मीडिया में नहीं है, कहीं मैंने नहीं दिखाया कि मैंने इसको इतना डोनेट करवा दे, इतना। मदद करने से मतलब है ना, चाहे हम जहां से करवाए। सही बात है, हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लोगों से बनवाते हैं। सो ट्रू, ये सच में कमाल है। और बस एक आखिरी सवाल मुझे लगता है कि आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप अकेले इतना कुछ कर पाती हैं, आप जिस तरीके से मुखर हैं, जिस बुलंदी के साथ आप आवाज उठाती हैं, ये सच में शानदार है। लेकिन क्या कभी प्लानिंग है कि आने वाले समय में अपने ही जैसी और नेहा सिंह राठौर क्रिएट किए जाए? मैं तो चाहती हूँ, देखिए जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी से लेके आपको मिडिल क्लास तक, उनको मैंने अभी तक 1 साल में 4000 बच्चों को निःशुल्क चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप दिया है, फ्री एकदम। जब भी मैंने दिया है, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं रेगुलर नहीं करती हूँ कि हाँ मैं कर रही हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैंने अभी तक 4000 बच्चों को दे दिया है। और ये 2-4 बार मीडिया में भी आया, पेपर में भी आया हुआ है। स्लम एरिया हो, सरकारी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, प्राइवेट स्कूल हो, टॉप स्कूल हो, सब जगह मैंने किया है। 4000 बच्चों को मैंने अभी तक 1 साल में कर दिया है। तो मैं तो चाहती हूँ कि और नेहा सिंह राठौर आए, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में, मैंने कहा ना, व्यू और पॉपुलर और पैसे की लालसा है। उनके मन में ये नहीं है कि हम संवेदनशील हो के सच में काम करें। तो मैं कैसे बना पाऊंगी और नेहा सिंह राठौर? बनो ना, मना क्या है इसमें? मना क्या किए हैं? करो। लेकिन यहाँ पे लोगों को अंग प्रदर्शन करना है, 15 सेकंड में हमको 5 मिलियन चाहिए रील बना के, शॉर्ट्स बनाने, तो कैसे बनोगी नेहा सिंह राठौर? उन लड़कियों को क्या कहेंगे आप, या लड़कों को क्या कहेंगे आप? गलत है। आप देखो फेसबुक पे पिन करके मेरा एक वीडियो डला है, अकेले में भिड़ गई थी मरीन ड्राइव पे, एक आइसक्रीम वाला स्टॉल लगा के गंदे गाने रेगुलर बजाए जा रहा है 6 बार 7 बार रिपीट। मैं ना वहां पे उधर से गुजर रही थी, मैं बोली चलो अभी बजा रहा है, एक बार यहाँ खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं ये बंद होगा तो दूसरा बजेगा कि फिर से यही बजेगा। हम वहां खड़े हो गए, चाट खाने लगे, फिर देखे कि लूप में 5 से 6 बार गंदा से गंदा गाना। मरीन ड्राइव को इतना सुंदर सरकार अगर कर रही है तो सिर्फ इसलिए कर रही है कि गंगा किनारे लोग परिवार आए, बच्चों के साथ आए और आनंद ले। तुम्हारे अश्लीलता फैलाने के लिए नहीं कर रही है। इस माहौल को सुंदर रहने दो। 3-4 बार सुन लिए, फिर हम गए, हम देखे कि वहां पे मोबाइल से कनेक्ट करके स्पीकर में गाना बजा रहा है और एक महिला नाच रही है और उसका हस्बैंड वीडियो बना रहा है उस रील पे। तो वाह क्या जमाना है। और लोग कहेंगे कि दुष्कर्म हो रहा है, ये हो रहा है, पुरुष दोषी है। भाई पुरुष वैसे तो रेप के लिए कोई दोषी नहीं होता, मतलब महिला दोषी नहीं होती है, बट जो छेड़छाड़ होती है उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। आप क्यों ऐसा सीन क्रिएट करें? एक स्वस्थ माहौल रहने दो ना भाई। मरीन ड्राइव पे बच्चे भी आते हैं, वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? आप क्या करें? और आपका पति खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। मैंने उसको स्टॉल वाले को, सुनो किसका है? तो मेरा है। क्या बजा रहे हो? तो वो बोली, हम लोग वो बोली, हम पूछे, हमने 6 बार से बज रहा है, वही बोली है। तो उसको, उस महिला को भी आप वीडियो में देखना। मैंने कहा कि क्यों नाच रही? तो क्या हो गया, सब नाचते हैं ऐसे। सब नाचते हैं। हमने प्रणाम। फिर क्रॉस करके रोड पे गए और 112 की टीम थी, उनको बुलाए। हम बोले देखिए गाना बंद करने कहे हैं, नहीं किया, आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? और मैंने इसको रिकॉर्ड किया।
तो मोबाइल ऑन था, मे बी मोबाइल अगर ऑन नहीं होता तो वो कहते कि जाइए ना, ये सब होते रहता है। क्योंकि 112 की जो जीप तौर है, से ऐसे भी तो गुजर रही हाँ है। जीप खड़ी है वहीं पे, और उसके रोड के उस साइड में बज रहा है, तो क्या वो सुनाई उनको नहीं दे रहा था कि क्या बज रहा है? उनका नैतिक कर्तव्य नहीं है कि इस तरह की चीजों को हम पाबंदी लगाए? सरकार ने तो बहुत तरह की योजनाएं और नीतियां लाई, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले कितने स्टाफ है? हर चीज में सरकार को दोषी नहीं देना चाहिए कि सरकार क्या करे, सरकार ने बहुत कुछ लाया है, बट अब उनके अंडर में काम करने वाले जितने एम्प्लॉय स्टाफ हैं, उन नीतियों का इम्प्लीमेंट किस कदर कर रहे हैं, उनका नैतिक कर्तव्य है। तो मेरा मोबाइल अगर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहता तो हमको भगा देते कि जाइए जाइए क्या कर रहे हैं, कैमरा ताकत हाँ, है आपकी। हाँ। तो फिर वो बुलाए उसको, और उसके बाद भी ना उसका हम देखिए कि उसका मानसिकता कितना प्रबल है, मेरे से लड़ रहा है, पुलिस खड़ी है, मोबाइल ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे से लड़ रहा है, कह रहे क्या वो सब बजाते हैं आप सोशल मीडिया पे बंद करा देती हैं क्या? सोशल मीडिया पे हो रहा है, हमने तुम जैसे लड़के जो होते हैं ना लोग सोशल मीडिया पे वही फुहरता करते हैं। तुमको दिमाग नहीं, तुम्हारी अभी माँ बहन यहाँ आ जाएगी, तुम ये गाना सुनोगे? ये मतलब हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम अपने लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे, हमको क्या है। लेकिन जो यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ वीकेंड पे आए हैं, उनके बारे में सोचे हो? तुम अपना कस्टमर को रिझा रहे हुए गंदा गाना बजा के। हम ये नहीं कहते कि भोजपुरी का मत बजाओ, भोजपुरी में अच्छे अच्छे गाने तुम अच्छे बजा लो, तुम अश्लील फुहड़ गाने बजा रहे हो। फिर जाके वो बंद हुआ, और अगले दिन तो वो उसका स्टॉल ही उठ गया, वहां से पुलिस ने उठा ही दिया उसका स्टॉल। मतलब आप जब वोकल होते हैं शोषण के खिलाफ या किसी भी तरीके के गलत के खिलाफ, जब आप आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं उस पे एक्शंस होते हैं। बिल्कुल। आप कोई भी हो, अगर आप खुल के अगर मुखर होकर के बात करेंगे तो हमें लगता है कि आपको भी साथ मिलेगा, और आपको भी प्रशासन हो या फिर बाकी के सामाजिक लोग हो, उनका सहयोग आपको मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करती हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अभी आप रील्स की जो बात आ रही थी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में कई सारे लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए जिनके पास मिलियंस में व्यूज है। मैंने देखा कि आप जुआ, सट्टा या गैम्बलिंग, ऑनलाइन ये ड्रीम 11 टाइप के जितने भी हैं, इन सब के खिलाफ आप मुखर होकर बोलती हैं। मतलब आपको क्या ऐसा लगता है जो लगता है कि नहीं यार, इन सारी चीजों के होने की वजह से ही समाज में कुरीतियां फैल रही है, बुराइयां हो रही है, या लोगों को नुकसान हो रहा है? क्या ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ आवाज उठा लेती हैं? हम लोग बचपन से, हम लोगों के घर में एक बात क्या है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कहते हैं ना। कुछ भी अगर हम कुछ अलग करने जाते तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, आपके घर में भी आपको ही बोला समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो जब समाज में कुरीतियां होती है तब ये बोली क्यों नहीं निकलता है, तब कौन बोलेगा? तो ये कुरीतियां हैं। ये समाज जब सबका है, इस समाज में जब महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग रह रहे हैं तो सबके रहने लायक एक स्वस्थ माहौल का निर्माण होना चाहिए। तो जितनी भी प्रकार की कुरीतियां हैं जो इस माहौल को खराब करी है, वो सब पे मैं रोकथाम लगाने का अपने स्तर से कोशिश कर रही हूँ। छोटे बच्चे भारत के भविष्य हैं, जिन पे भारत का भविष्य टिका है। कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई कला में जाएगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा। और उन बच्चों को आजकल के जो चंद पैसों पे बिकने वाले क्रिएटर हैं, जिनका कोई एथिक्स नहीं है, कोई नैतिकता नहीं, पैसे के लिए कुछ भी कर जाएंगे, और धड़ल्ले से ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, गैम्बलिंग को, बेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अपना तो चवन्नी नहीं तुम उसमें लगाते हो, अपना तो तुम्हारा चवन्नी लगाने का हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो ऑडियंस को कि आप इसमें पैसे लगाइए, आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएगा। तुम रातों रात अमीर बन के दिखाओ ना। जब इतना ही था तो खुद पैसे लगा लेते हो। जब 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर 10 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस करें गलत चीजों को, तो क्यों नहीं उनको रोका जाए? सरकार ने 2024 मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन ने एक एडवर्टाइजिंग निकाला कि जो भी स्टार है, इन्फ्लुएंसर है, जो भी इलीगल बेटिंग और गेमिंग को प्रमोट करेंगे तो उनका आईडी भी सस्पेंड होगा, उन पे कार्रवाई भी होगा। तो धीरे धीरे हुआ भी कुछ क्रिएटर्स पे। बट मैं तो सरकार को बोलती हूँ कि लीगल और इलीगल क्या होता है? लीगल बेटिंग ऐप और गेमिंग क्या हो भाई?
सारे को खत्म कीजिए ना, ड्रीम 11 में पैसे लगाओ, ये क्या मतलब है? बड़े बड़े स्टार हैं वो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? जो धोनी को और पता नहीं कौन कौन स्टार है, क्रिकेटर है, जो विंजो का और कौन कौन सा तो ऑनलाइन का गेम है उसको प्रमोट करे तो गलत है ना। इलीगल और लीगल क्या, सब पे बैन लगाओ। आप आखिर क्या सिखा रहे हो? बेटिंग, जुआ, एक तरह से हम समाज में कहते हैं जुआ खेलना गलत है, ऑनलाइन खेल रहे तो सही है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने सुसाइड करते देखा है। अभी भागलपुर में एक 12 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से 4-5 लोगों ने मिलके पीटा है कि जाओ घर से पैसा चुरा के लाओ। गेम में पैसे हार गया था वो बच्चा, कहाँ से लेके आएगा? तुम तो इन्फ्लुएंस करके पैसा लेके निकल गए कंपनी से, और उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? उन 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख जितने भी तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनका क्या होगा? आपके एक गलत स्टेटमेंट या आपके एक गलत स्टेप से समाज में कितना व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीजों को समझने के बाद अगर आपका जमीर आपको इजाजत दे कि नहीं ये करो तो करो, अदरवाइज मत करो। जेन्युइनली अब देखिए लोग ना आजकल पढ़ना भूल गए, नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया पे एक आध लोग वायरल हो जाता है तो सोचता है कि हम तुर्रम खां हो गए। ये सब कुछ नहीं होता। फॉलोवर एक रात का खेला है, आपका एक आध वीडियो वायरल हुआ, आप हो गए वायरल। सो ट्रू। इससे आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। आप अभिमान ये दिखाओ आप इन्फ्लुएंसर हो तो पहले उसका मतलब जानो। इन्फ्लुएंस करना, प्रेरित करना कि आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आपके कंटेंट को लोग देख रहे हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो अच्छी कंटेंट लाओ ना। समाज में एक कलाकार जो होता है, एक कलाकार का एक सामाजिक जिम्मेवारी भी होता है। So true. तुम उसको निभाओ ना। अच्छे खासे फॉलोअर है तो उसका इस्तेमाल करो ना, अच्छी चीजों को प्रमोट करो, अच्छी चीजें दिखाओ कंटेंट के माध्यम से। ये क्या कंटेंट है कि डबल पैसे हो गए? क्यों नहीं बोले? बहुत बहुत सारे क्रिएटर के हम दुश्मन बने हुए हैं, पता है आपको? हाँ, नहीं पसंद है मत पसंद करो। हमको कौन सा तुमसे फंड चाहिए? हम बोले ना आपको अनुराग जी, कभी आज तक किसी से एक अठन्नी नहीं मांगे। कोई बंदा आके बोल दे कि मेरे लिए विक्टिम के पास जा रही है तो पैसा मांगी थी कि थोड़ा पैसा दे दीजिए, कोई बोल दे? अभी तक में तो कितने लोग आ गए होते, 4-5 साल से हम है ना एक्टिव, देख रहे हैं आप लोग भी, तो कहीं ना कहीं तो क्लेम लगता है ना कि हमसे पैसा का डिमांड की है। कभी नहीं आप सुनोगे तो क्यों डरे हम? तुम रहो नाराज, रहो खफा। क्या पता मेरे अकेले के ही आवाज उठाने से 10 लोग तो प्रेरित हो गए। 10 लोगों तो 10 जो आज प्रबुद्ध लोग जो मुझे मैसेज किए, मेरे लिए अच्छे खासे पोस्ट लिखे, कॉल्स आया उनका, मुझे बुला के स्पेशल ट्रीट करवाया, बर्थडे मनाया, उन प्रबुद्ध लोग समझ रहे हैं वो मुझसे इन्फ्लुएंस है, वो और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे निब्बी छपड़ा छपड़ी दूर रहो मुझसे, अच्छा है। घातक हूँ मैं सबके लिए मैं घातक हूँ सबके लिए। सीरियसली हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। गलत है तो गलत है तो गलत है। आई एम नॉट अ कांस्टेंट सपोर्टर ऑफ एनीवन। कोई सोच ले कि नेहा दीदी मेरी है या नेहा जी मेरी है और हम कुछ भी करें ना तो ये नहीं बोलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर गलत है तो भाई क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ आवाज हाँ, उठाएं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जेन्युइनली। अब मैं चाहता हूँ कि ये लड़कियां जो है, इन लड़कियों को कुछ ऐसे सजेशंस दीजिए जिसे अगर ये फॉलो करें तो एक बेहतर जिंदगी जी सके, इनके साथ कुछ गलत ना हो, या फिर इनके साथ गलत हो तो उसे सहने का इनके पास वो एटीट्यूड, वो मेंटालिटी ऑलरेडी पहले से हो। मैं लड़कियों को, छोटी बच्चियों से स्टार्ट करती हूँ कि जो भी छोटी बच्चियां हैं उनके पेरेंट्स को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करवाए, पढ़ाई के साथ साथ स्पेशली लड़कियों को कोई भी एक फील्ड में जरूर स्किल उसका डेवलपमेंट करवाए कि अगर वो पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाई तो एक आध स्किल में अगर वो माहिर है, एक आध स्किल उसका बहुत बेटर है तो उसमें कुछ करके इम्पावर्ड हो, पैसे कमाए, आत्मनिर्भर बने। लड़कियों को आत्मनिर्भर जरूर बनना चाहिए। किसी पे भी डिपेंड मत रहो, चाहे वो फादर हो, भाई हो, पति हो, क्योंकि जब तुम डिपेंड रहोगी तो तुम्हारे पास अधिकार, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगा। तुमको फिर जो सामने वाला बोलेगा वही करना पड़ेगा। सो ट्रू है ना। तो आत्मनिर्भर बनो और पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य कला में भी महारत हासिल करो। सिर्फ जानो नहीं, महारत, सिलाई कढ़ाई हो, पेंटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कला हो, डांस हो, गाना हो, किसी भी फील्ड में, ताकि तुम अगर पढ़ के अगर जॉब नहीं ले पाई तो किसी भी फील्ड में तुम आगे निकल जाओ, आत्मनिर्भर बनो। अब आते हैं शादीशुदा महिलाओं में, जिनके जो ससुराल में या जो पति के साथ हैं, अगर आपके साथ शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, मानसिक हो, आर्थिक हो,
या शारीरिक हो, अगर आपने पहले दिन सह लिया तो मतलब आपको जिंदगी भर सहना है। आपको सहना नहीं है, आपको बोलना है, आपको बोलने का राइट है। आप परिवार के सदस्य हो और आपको बोलना चाहिए। जिस दिन आपने बोलना शुरू किया, हिंसा वहीं खत्म हो जाएगी। वोकल बनिए, अपनी आवाज खुद बनिए, चुप्पी तोड़िए। वो थप्पड़ मूवी भी आई थी ना कि एक थप्पड़ भाई, उसके ऊपर पूरा सिस्टम हिला दिया था उसने। तो आपके साथ देवन में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहीं पे आवाज उठाइए, वहीं पे आवाज उठाई, वहीं पे बोलिए। बी वोकल, बी वोकल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लाइटर नोट पे सवाल पूछेंगे आपसे। सोशल मीडिया पे आप भी वायरल ही हैं, आपको भी लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप ही की एक हम नाम है वो बहुत पॉपुलर है इंटरनेट पे, एक सेंसेशन है वो। और कई बार ऐसा होता होगा कोई उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें होती हैं, उनके सपोर्ट में भी होती हैं। तो जब उनके बारे में पोस्ट लिखे जाते होंगे सोशल मीडिया पे, तो हम नाम होने की वजह से कई बार आपको मेंशन कर दिया जाता होगा, टैग कर दिया जाता होगा। तो अचानक से कुछ ऐसा सेंसेशनल न्यूज आया और आपने अपना फीड खोला तो देखिए अरे धड़ाधड़ मेंशन आपके हो रहे हैं, तो उसको कैसी फीलिंग रहती है? ये हमेशा, ये पहली बार हुआ था ना कि उसने योगी जी के बारे में कुछ बोल दिया था उल्टा सीधा, और कानपुर देहात पुलिस ने ना लिखा, मतलब एफआईआर उसके लिए था, लेकिन मेरी आईडी टैग थी ट्विटर पे। अब खोल रहे हैं पुलिस का, ये क्या चल रहा है, टैग किए जा रहे लोग मेरी आईडी। तो उस समय डर गए, फिर बोले अरे ये तो उसके लिए है। तो अब तो मेरे आदत में बन चुका है। एक बार मेरा एक्स अकाउंट भी सस्पेंड उसने करवा दिया कि मेरे नाम का इस्तेमाल करिए। अरे भैया मेरा भी यही नाम है, तुम्हारे नाम का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और नाम सेम है, काम अलग है, विचारधारा अलग है। वो कभी हम नहीं बन सकते और हम कभी वो नहीं बन सकते। कुख्यात और प्रख्यात आपने सुना है, आपने कहा बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो पॉपुलर तो ओसामा बिन लादेन भी था। सही बात। पॉपुलर तो ओसामा बिन लादेन भी था, अपने एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। अंतर है ना कुख्यात और प्रख्यात में। भैया हम प्रख्यात हैं, वो कुख्यात है, कहीं से कोई मेल जोल नहीं होने वाला है। सी इज कुख्यात भाई, जिसके वीडियोज पाकिस्तान में सिंपैथी के रूप में और इंडिया को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, वैसी पॉपुलैरिटी किस काम की? आप मुझे बताओ, किस काम की पॉपुलैरिटी? जब हम देश के खिलाफ चले जाएंगे, जहाँ पे देश के साथ खड़े होना चाहिए, जहाँ पे विरोधी पार्टी भी मोदी जी के समर्थन में थे, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में, भारत में जो आतंकवादियों ने किया उसके खिलाफ थे, वहां पे हम अपने फेम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आपके वीडियोज का इस्तेमाल होने लगे, तो आप समझ जाओ कि आप क्या हो। ऐसी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं कछुआ हूँ, कछुआ ही रहूंगी, और कछुआ हमेशा जीतता है। मुझे नहीं बनना खरगोश। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरीके से आगे भी मुखर होकर के आवाज उठाएंगी और जरूरतमंदों के जरूरत में आप उनके साथ खड़ी होंगी और उन्हें संबल प्रदान करेंगी। कहीं ना कहीं बिहार के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आपके साथ हैं, जो जेन्युइनली बेहतरीन लोग हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सच में बेहतरीन है और इस काम को किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको कई लोगों से मैं मिलता हूं तो मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि कुछ काम ऐसे थे यार जो शायद मैं चाहता था कि करूं और वो नहीं कर पा रहा, वो नेहा जी कर रही हैं, और ये सच में कमाल है। मुझे भी अच्छा लगता है कि इस तरीके से आपके बारे में बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी बातें होती हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको थोड़ा सा और कह सकते हैं मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। मुझे लगता है कि कई सारे लोगों ने बिहार में एक टैग चलाया था, ब्रांड बिहार, ब्रांड बिहार, ब्रांड बिहार, और सबने पूरा एकदम टी शर्ट पहना, होर्डिंग थामे, बहुत कुछ किया, लेकिन असली जो ब्रांड बिहार मेरी नजर में मुझे लगता है वो आप हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी हमारे दर्शकों से अपील है कि आप नेहा जी से जुड़िए, अगर किसी भी तरीके से इन्हें मोटिवेशन दे सकते हैं, इनके काम को और आगे बढ़ा सकते हैं या प्रेरणा दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल इनसे जुड़िए। और इनसे जुड़ने का एक सीधा सा रास्ता है कि इनका एक चैनल है द कैजुअल टॉक के नाम से यूट्यूब पे, वहां जुड़िए। बाकी नेहा सिंह राठौर सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो भाई साहब, राउडी राठौर, सॉरी आई एम राउडी राठौर राउडी राठौर। तो वही मैं बता रहा था कि इंटरनेट पे जब नेहा सिंह राठौर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये खूबसूरत सा चेहरा आपको नजर आएगा, एक बुलंद सा चेहरा, एक बुलंद सी आवाज आपको सुनाई देगी। इनसे बिल्कुल जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहां तक बने रहने के लिए। बाकी ये पॉडकास्ट, ये वीडियो, मुझे लगता है
कि हर किसी तक पहुंचनी चाहिए जो बिहार से किसी तरीके से जुड़ा है, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरीके से मुखर होना चाहता हो या फिर अपने समाज में एक बदलाव लाना चाहता हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।